हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? आप और आपका परिवार ठीक ठाक है ना भाई? तो फाइनली आप सभी का इंतज़ार ख़त्म हो गया है। जो हमारा 28 मई को सीईटी का ऑफलाइन टेस्ट था, टेस्ट नंबर 7 पूरे हरियाणा में, उसका वीडियो का सॉल्यूशन है वो आ चुका है। पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आप इस वीडियो में देखेंगे। कंटिन्यू आगे आप इस वीडियो को देखते रहिए। और दोस्तों, अगला टेस्ट हमारा अगले शनिवार को 4 जून को पूरे हरियाणा में होने जा रहा है। और इस बार तो आपको पता है ना, हांसी में भी सेंटर बन गया है, दिल्ली मुखर्जी नगर में भी सेंटर बन गया है। ये आप सभी के प्यार की वजह से हो रहा है दोस्तों, आप सभी के सपोर्ट की वजह से हो रहा है। तो आपको धन्यवाद, आप सभी सपोर्ट करते हो इस मुहिम को और आप अच्छे काम को हमेशा आगे बढ़ाते हो। इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। और अब आप टेस्ट नंबर जो 7 था उसका वीडियो एक्सप्लेनेशन देखेंगे कंटिन्यू। और अगले टेस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो कर लीजिएगा, अभी सीट लिमिटेड है। और अब अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला, सीट का पता ना। तो अब बच्चे क्या है, ज़्यादा टेस्ट देने आ रहे हैं तो अपनी सीट पहले ही पक्की कर ले, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें। तो अब आगे देखिए आप वीडियो सॉल्यूशन, ठीक है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं कर्ण कौशिक एक बार फिर आपके सामने नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल के माध्यम से टेस्ट नंबर अपना 7 का सॉल्यूशन लेके आते हुए बच्चों, सॉल्यूशन में जो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं उन एक्स्ट्रा पॉइंट को भी आप आराम से पेन डाउन कर लिया करो। और टेस्ट देने का बहुत बेनिफिट, अब तो 1 महीना बच गया है, 1 महीने बच गया है, तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगाओगे उतनी ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। बच्चे बोल रहे थोड़ा सा टफ है, टफ लेवल नहीं है, बिल्कुल आसान देने से क्या फ़ायदा होगा, बिल्कुल आसान देने से क्या फ़ायदा होगा गोविंद जी, बिल्कुल आसान देने से क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं। तो टेस्ट ज्यादा ज्यादा लगाया करो। अब क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं, आ जाओ। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आर्थर लेवनिन ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो देखो क्वेश्चन आया था मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी, पर मैंने उसके ऑप्शन से क्वेश्चन को बना दिया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो यहां पर हम बात करें तो द वंडर डेट वाज इंडिया, द वंडर डेट वाज इंडिया इज रिटन बाय आर्थर लेवलिन। एंड द रिपब्लिक पुस्तक जो है, रिपब्लिक पुस्तक वो किसने लिखी थी? वो लिखी थी प्लेटो ने। थिंकर्स से बहुत पहले, दार्शनिक। इंडिका किसने लिखी? ये यूनान के मेगास्थनीज ने, मेगास्थनीज। इंडिका किसके ऊपर लिखी है? भारत के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है इंडिका, मेगास्थनीज। द वंडर डेट वाज इंडिया बाय रिटन बाय आर्थर लेवलिन। इन साइट ऑफ इंडिया, इन साइंट ऑफ इंडिया, ये पुस्तक जो है आपकी बच्चों, ये लिखी आपकी ऑक्टिवियो रेज, ऑक्टिवो पेज, ऑक्टिवियो पेज। तो चारों पुस्तक बहुत वर्ल्ड की फेमस पुस्तकें हैं, चारों के मैंने आपको आंसर बता दिए, पेन डाउन कर लो। द रिपब्लिक इज रिटन बाय प्लेटो, दार्शनिक है यूनान के बीबी। और इंडिका मेगास्थनीज की, भारत के चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य उसका वर्णन करते हुए। द वंडर डेट वाज इंडिया इज रिटन बाय आर्थर लेवलिन। एंड द इन लाइट ऑफ इंडिया, प्रकाश में भारत, ऑक्टियो पेज। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुंह करते हैं। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का प्रथम बार डाला गया? इस डजंट मीन कि पहले सिक्के नहीं डाले थे, परंतु जो अपना वर्तमान में आधार रुपया है, जो रुपये का सिक्का आता है, वो कहां से कॉपी किया गया था, किस टाइम पर? तो रुपये का सिक्का शेरशाह सूरी, जो शेरशाह सूरी थे, मुगल साम्राज्य के बीच में एक शेरशाह सूरी अफगान वंश के बंदे आए थे जिन्होंने हुमायूं को हराया था। और 1540 में इन्होंने चांदी का सिक्का डाला। और चांदी का जो सिक्का डाला है यही उस समय अंग्रेजों की मुद्रा का आधार बना और भारत की मुद्रा का आधार बना। चांदी का सिक्का 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा डाला गया था। अकबर ने दीन ए इलाही नामक सिक्का चलाया था, दीन ए इलाही नामक सिक्का चलाया था, धर्म भी चलाया था दीन ए इलाही। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने चेहरे व दाग प्रथा चलाई थी, मतलब अपने सैनिकों का हुलिया प्रथा, एक विशेष प्रकार से उनकी ड्रेस बनवाता था। वो ड्रेस को इस प्रकार से होने से, जैसे इस प्रकार से मुकुट वगैरह डाल लिया तो शेप बन जाती थी चेहरे की, उनके सैनिकों की पहचान हो जाती थी। तो हुलिया प्रथा। और दागना प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा, हुलिया प्रथा, ये किसने चलाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने मंडियों में व्यापार, जैसे अभी जो किसान बिल लेके आए थे मंडियों को दूर करने के लिए, तो परंतु इन किसान बिल में तो एमएसपी की बात नहीं थी। ऐसे पहले भी डिपार्टमेंट में व्यापारियों में जो करप्शन होता था उसे खत्म करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्त खराज बनाई थी। दीवाने मुस्त खराज किसने? अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने आमिर को ही कृषि विभाग बनाया था।
किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने आमिर को ही कृषि विभाग। और हम फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो दीवाने खैरात, दान देने के लिए दीवाने खैरात, और बंधुआ मजदूरों के लिए, दासों के लिए दीवाने बंदगान, दीवाने बंदगान, बंधुआ मजदूरों के लिए, दासों के लिए फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, क्लियर बच्चों? आगे हम चलते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारत में जो आर्य धर्म है, सनातन धर्म है, जो आर्य समाज को बोल रहे हैं, उससे पहले सनातन धर्म जो नेचर के प्रति गुणगान करता है, उस नेचर के प्रति इस प्रकार की जानकारी लेने के लिए, इस विधा को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे फॉरेनर्स, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं वर्ल्ड के, क्रांतिकारी हैं, उन्होंने आर्य समाज को अपनाया। महावीर समाज, महावीर जी से बहुत ज्यादा क्या थे? प्रभावित थे। भारतीय जो पत्ती थी, वैदिक पत्ती थी, इससे बहुत प्रभावित थे। तो उसी वैदिक प्रवृत्ति से प्रभावित होकर एक सोसाइटी बनी थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसका बाद में मद्रास ओडीआर में इसका क्या खोला गया था? सेंटर खोला गया था। तो वो कर्नल अलकाट और मैडम ब्लवत्स्की ने बनाई थी 1875 में। कर्नल अलकाट और मैडम ब्लवत्स्की। फिर इनके मृत्यु वगैरह हो जाने के बाद फिर एनी बेसेंट ने सोसाइटी को संभाला था। ये हिंदू परंपरा, हिंदू वैदिक कल्चर को ऊपर उसका उत्थान करने के लिए बनाई गई थी, उसकी पद्धति को अपनाने के लिए बनाई गई थी थियोसॉफिकल सोसाइटी। बहुत अच्छी बात थी बच्चों। हमारा भारत में जो हमारे जो दयानंद सरस्वती जी हैं, उन्होंने वैदिक जीवन को, वेदों की ओर लौटो, उन्होंने की वैदिक परंपरा को दोबारा पुनर्जीवित करने के लिए बहुत बड़ा योगदान है 1875 में बच्चों। ठीक है, 17 नवंबर 1875 डेट भी आ जाए तो। ये क्वेश्चन बोल रहे थे बच्चे गलत है। गलत नहीं है, ये हमने पूछा ही चांद मीनार है, आपसे चार मीनार नहीं पूछा। पूछा ही क्या है? चांद मीनार। चार मीनार बोलते तो हैदराबाद में मूसी नदी के किनारे, हुसैन सागर रिजर्वायर। ये तो किसके लिए आता? चार मीनार के लिए आता। परंतु हमने चांद मीनार पूछी है दौलताबाद महाराष्ट्र में। दौलताबाद महाराष्ट्र में है चांद मीनार। ग्वालियर में झांसी का किला, चित्तौड़ में कीर्ति सतम, विजय सतम जिनको बोलते हो, कीर्ति सतम, विजय सतम, राणा कुंभा, राणा सांगा, इनसे संबंधित कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ। ठीक है बच्चों, तो ये चांद मीनार है। तो ये क्वेश्चन इसलिए दिया कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में आंसर मत दो। ये मत सोचो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या पता उस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। तो दौलताबाद पुरानी रियासत थी, दौलताबाद महाराष्ट्र में। फाइन, आगे चलिए। कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा द्वारा विभाजित नहीं है? ये पूछ रहा नहीं है, तो हम जानते हैं कर्क रेखा से 8 हैं, 8 हैं कर्क रेखा से। उड़ीसा कर्क रेखा में नहीं आता है। पहले राजस्थान, फिर एमपी, गुजरात तीसरे नंबर पर मान ले, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 8 राज्य आते हैं। उड़ीसा नहीं आता है। 8 राज्य आते, उड़ीसा नहीं आता है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो नॉर्थ ईस्ट वालों में से क्या आता है? मिजोरम। और अब एक बात करें, हमें पता है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री जो अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 डिग्री नैनी इलाहाबाद में, मिर्जापुर नैनी इलाहाबाद। तो वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है अपनी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? वो बच्ची 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। तो कोई तुमसे पूछे जो अपनी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो 82.5 डिग्री माना जाता है,
ठीक है, वो कहां से, जो इलाहाबाद नैनी में, वो 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। फाइन बच्चों, चलो आगे की तरफ आइए। भारत में उच्चतम मैग्नाइट अयस्क, मैग्नाइट किसका होता है, पहले तो यही पता होना चाहिए। मैग्नाइट जो ओर होता है वो आयरन का होता है। आयरन के 2 मुख्यतः ओर होते हैं, मैग्नाइट और हेमेटाइट। मैग्नाइट और हेमेटाइट। और क्या होता है, और के बारे में पता लगाएं तो धातु का वह मिश्र, मतलब मिनरल्स जो हम बोलते हैं उसमें वो धातु का वो संग्रह जहां पर उसके धातु के पाने की संभावना ज्यादा हो, चीपली, सस्ते रेट में मिले, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उस खनिज को, उस मिनरल को क्या बोलते हैं, और ये आयरन के ओर हैं। हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe3O4। तो हमें पता होना चाहिए अच्छी क्वालिटी का लोहा और लोहे के ज्यादा भंडार, 2 पॉइंट बोले मैंने, अच्छी क्वालिटी का लोहा और लोहे के ज्यादा भंडार, वे कर्नाटक में है। कर्नाटक की बाबा बुडान हिल्स, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाते हुए बताया भी था बच्चों को, कर्नाटक की बाबा बुडान हिल्स की पहाड़ियों में भंडारण भी ज्यादा है, विकिपीडिया में अलग से मेंशन कर रखा है, भंडारण भी ज्यादा है और क्या नाम है, उच्चतम क्वालिटी का भी है। परंतु अगर मैं बात करूं बच्चों कि लोहे का उत्पादन भारत में ज्यादा कहां होता है, तो लोहे का उत्पादन भारत में ज्यादा पूछे तो उड़ीसा, लोहे का ज्यादा उत्पादन पूछे तो उड़ीसा। 2 अलग अलग बात है। उच्चतम क्वालिटी का लोहा पूछो तब भी कर्नाटक, और लोहे के ज्यादा भंडार पूछो तब भी कर्नाटक। परंतु उच्चतम क्वालिटी का लोहा अगर पूछते हो तो वो आएगा आपका उड़ीसा। अगर, और छत्तीसगढ़ में क्या है, लोहे की आधुनिकृत खाने, मैकेनाइज, मॉडर्न मैकेनाइज माइंस ऑफ आयरन, आधुनिकृत खाने जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लोहा निकाला जाता है, वो है बेलाडिला। बेलाडिला छत्तीसगढ़। तो बेलाडिला किसके लिए प्रसिद्ध है, बेलाडिला लोहे की आधुनिकृत खानों के लिए प्रसिद्ध है, बेलाडिला छत्तीसगढ़। क्लियर टू यू? तो यहां से आपके सारे पॉइंट क्लियर हुए। नेक्स्ट में चलते हैं। एक बार बच्चों, जितने बच्चे भी देखते हैं वो सारे कमेंट जरूर किया करो कि किस प्रकार का आपको सॉल्यूशन लगा, किसी सब्जेक्ट में, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो हमें पता हो, लेट मी नो। आगे आइए। भारत के मेघालय राज्य में सर्वाधिक आम प्रकार की आपदा कौन सी है? जनरली जो पहाड़ी इलाके होते हैं उन सभी में एक जैसी आपदा होती है। वहां पर ज्यादा आपदा क्या होती है बच्चों? भूस्खलन, लैंडस्लाइड, और मेघालय में काफी है। हाँ, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के साथ साथ फ्लड भी ज्यादा है, परंतु स्पेसिफिकली मेघालय की पूछ रहा है तो लैंडस्लाइड ज्यादा है, क्योंकि मेघालय में ज्यादा नदियों का उद्गम स्थल नहीं है, परंतु उत्तराखंड में ज्यादा नदियों का उद्गम स्थल है, तो इसीलिए उत्तराखंड में ज्यादा फ्लड होती है। सुनामी, समुद्री जो तटीय इलाके होते हैं बच्चों, जैसे मैं बोलूं केरल का, तमिलनाडु का, आंध्र प्रदेश का, तो वहां पर सुनामी ज्यादा आने के चांसेस होते हैं। सो सुनामी क्या होता है? एक प्रकार का भूकंप होता है, समुद्र में जो भूकंप आता है उसको सुनामी कहते हैं। वोल्केनो, ज्वालामुखी, जो आपके अंडमान निकोबार वाला हिस्सा है वहां पर क्या आते हैं? ज्वालामुखी। और मैंने हरियाणा जीके के बैच में कराते हुए आपको बताया भी था, नारकोनेंडम, सुप्त ज्वालामुखी, ओनली एक्टिव वोल्केनो नारकोनेंडम, बैरन एक्टिव वोल्केनो और नारकोनेंडम सुप्त ज्वालामुखी। बैरन भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है और नारकोनेंडम सुप्त ज्वालामुखी है। आगे आ जाइए। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास के लिए तो इनमें से कोई सी भी नहीं दे रखी। कपास के लिए तो आपकी ब्लैक सॉइल इंपॉर्टेंट है, ब्लैक रेगुर। कहां पर मिलती है ये ब्लैक सॉइल और रेगुर सॉइल जिसको बोलते हो? ये तो डक्कन ट्रैप में मिलती है। डक्कन ट्रैप क्या है? डक्कन ट्रैप की अगर मैं बात करूं तो यहां से आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। ये हमारा पूरा डक्कन का पठार है। इस डक्कन के पठार में अगर मैं बात करूं तो पुराना सबसे प्राचीनतम भाग है ये डक्कन का पठार, सबसे प्राचीनतम भाग है डक्कन का पठार। और इस पूरे पोर्शन को भारत का सबसे प्राचीनतम ये पुराने टाइम की आपकी अगन्य चट्टानों से बना था। अगन्य का मतलब इग्नीशियस रॉक। इग्नीशियस रॉक जो होती हैं कैसी सॉइल होती हैं? एसिडिक सॉइल, अम्लीय सॉइल।
तो कोई तुमने मिट्टी पूछे तो यहां पर अम्लीय मिट्टी है, एसिडिक सॉइल। चट्टाने पूछे तो अग्न्य चट्टाने, इग्नीशियस रॉक, इग्नीशियस रॉक। अब तो यहां पर पूरे पर ही लगभग आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। इसका लाल रंग क्यों है? आयरन की प्रधानता की वजह से, लोहे की प्रधानता की वजह से इसका लाल रंग है। तो पूरे दक्कन के पठार में लाल मिट्टी है, जो पर बहुत सारे मिनरल्स वगैरह भी मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर एसिडिक सॉइल है। परंतु कालांतर में क्या हुआ? इसके गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया को, गुजरात महाराष्ट्र वाले एरिया को इस प्रकार इसके इतने हिस्से को लावा के फटने से इतना हिस्सा कब्जाया गया, इस हिस्से को पूरे दक्कन के पठार का कुछ हिस्सा ट्रैप कर लिया। तो इसीलिए इस हिस्से का नाम क्या? दक्कन ट्रैप। और इस हिस्से में जो दक्कन ट्रैप है, यहां पर बसाल्टिक लावा है। बसाल्टिक लावा में कैसी मिट्टी होती है? बेसिक सॉइल होती है, अक्षारीय सॉइल होती है। और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर आपका ब्लैक होता है। वाटर धारण करने की क्षमता कम होती है। तो ये होती है बच्चों, तो पूरे दक्कन के पठार में से गुजरात महाराष्ट्र का जो हिस्सा है, बसाल्टिक लावा का जो हिस्सा है, वहां पर होती है काली मिट्टी। तो कॉटन की खेती के लिए काली मिट्टी इंपॉर्टेंट होती है, क्लियर टू यू। और लाल मिट्टी में अलग चीजें, चाय वगैरह अलग चीजों से। अगर और पहाड़ों से, पहाड़ में बोलूं, जो आपके पहाड़ अपना भारत का मैदान है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश वगैरह, इन सारों में एलुवियल सॉइल होती है। एलुवियल सॉइल का मतलब जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी फसलों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, खाद्यान्नों के लिए, गेहूं के लिए, चावल के लिए, जौ के लिए, बाजरे के लिए। तो जलोढ़ मिट्टी होगी। पहाड़ों से जो नदियां आई वो अपने साथ जो मलबा लेके, जल होड़, जल के साथ ओढ़, ओढ़ मतलब जो मलबा है, उससे जो मैदान बने उसे बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की एक टाइप है दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी जन्नतः आपके हरियाणा में पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का प्रारूप दोमट मिट्टी। तो आई थिंक अब ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। लेटराइट कहां पर है, एलुवियल कहां पर है, रेड सॉइल। तो लाल मिट्टी कहां पर पाई जाती है? सॉरी, एक पॉइंट बता गया, तो वहां पर लेटराइट तो लिख दिया मैंने, लाल मिट्टी। तो लेटराइट कहां पर होती है? जहां पर बारिश ज्यादा हो, जैसे असम में, अंडमान निकोबार में, मेघालय में, जहां पर बारिश ज्यादा होती है, उस सॉइल को बोलते हो लेटराइट मिट्टी। चाय के लिए प्रसिद्ध। तो लेटराइट वो होगी, लाल मिट्टी अलग है, लेटराइट अलग है। लाल मिट्टी अलग है, लेटराइट अलग है। लेटराइट जहां पर असम हो गया, बारिश वगैरह होगी, जहां पर ज्यादा होगी, वहां पर लेटराइट मिट्टी। असम में, मेघालय में, केरल के पश्चिमी घाट में, कर्नाटक के पश्चिमी घाट के हिस्से में जहां पर बारिश होती है, लेटराइट मिट्टी। क्लियर भाई? आगे चलते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ क्या है? हबीब कॉर्पस मींस, तो ये हमारी 5 रिट होती है, उन 5 रिटों में से एक है हबीब कॉर्पस। तो इनमें से क्या मतलब है? इसका मतलब होता है आप किसी बंदे को बंदी नहीं बना सकते, किसी व्यक्ति को। यू हैव टू प्रोड्यूस डेड बॉडी। उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अदालत के समक्ष पेश करना होगा, टू प्रोड्यूस डेड बॉडी। तो क्या मतलब हो गया बच्चों? व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। ठीक है, क्लियर टू यू? आगे चलो। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालय पर बाध्यकारी कौन से अनुच्छेद में? हमको वैसे ही पता है, क्वेश्चन को तरीका देखो, 214, 141, 226, तो हमें पता है 124 से 147 तक आपका सुप्रीम कोर्ट है, और 148 से लेकर 151 तक कैग है, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल है, महानियंत्रक लेखा परीक्षक है। तो देखो 124, 147, केवल 141 है, तो वैसे आंसर आ गया, हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं, हमें पढ़ने की जरूरत भी नहीं। पर इसका मतलब बाइंडिंग इन नेचर। 214 से लेकर 237 तक हाई कोर्ट है। तो ये 2 पॉइंट किसके रिलेटेड आ गए? हाई कोर्ट से रिलेटेड। 214 में हाई कोर्ट होता है, 226 में अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तो आप हाई कोर्ट जा सकते हो। तो मौलिक अधिकारों के हनन पर हाई कोर्ट जा सकते हो, वो हो गया आपका 226। और सुप्रीम कोर्ट में किसने जा सकते हो? आर्टिकल 32। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर संविधान की आत्मा भी बोलते हैं इसे, 32 के अकॉर्डिंग आप
हनन होने पर कोर्ट में जा सकते हो। 324 से लेकर 329 तक होता है निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। 326 में वोट डालने का अधिकार, 324 में एक इलेक्शन कमीशन होगा। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए पहला आयोग कब गठित किया गया? तो सबसे पहले जो आयोग गठित किया था वो 1978 में, परंतु उसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। संवैधानिक दर्जा सर्वप्रथम कब मिला? 65वां संविधान संशोधन 1990 में संशोधन हुआ था और 1992 में पहला संवैधानिक आयोग बना था, स्टैच्यूरी दर्जा मिला था। पहला संवैधानिक आयोग 1992 में बना था, परंतु पहला आयोग कब बना था? फर्स्ट आयोग 1978 में बना था, जब एससी और एसटी, जनजाति व एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए एक होता था। फिर बाद में 89वां संविधान संशोधन हुआ, 89वां संविधान संशोधन, 89 संविधान संशोधन 2003 में इसको दो पोर्शनों में बांटा गया। एससी के लिए अलग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। तो कब अलग हुआ ये? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 89वां संविधान संशोधन। और ये लागू कब हुआ? ये लागू हुआ 19 फरवरी 2004। तो ये क्वेश्चन भी आता है, लागू कब हुआ? लागू कब हुआ? आयोग गठित होकर काम करना कब चालू हुआ? 19 फरवरी 2004। दोबारा एक बार सुन लो, पहली बार जब आयोग बना वो बना 1978 में, परंतु उसको संवैधानिक दर्जा नहीं था। संवैधानिक दर्जा कब मिला? संवैधानिक दर्जा मिला पहली बार 65वां संविधान संशोधन 1990 के तहत, और जो लागू हुआ 1992 में। उस समय दोनों आयोग इकट्ठे थे, फिर दोनों आयोगों को अलग अलग किया गया। अलग कब किया गया? 89वां संविधान संशोधन 2003 में अलग किया गया। और अलग होकर अलग अलग कार्य कब करना स्टार्ट किया? कार्य करना स्टार्ट किया 19 फरवरी 2004 को। नेशनल कमीशन ऑफ एससी बन गया, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी बन गया। और पहले ओबीसी जो था वो नेशनल कमीशन ऑफ एससी के अंडर कार्य करता था, अब ओबीसी को भी अलग आयोग बना दिया है। 105 संविधान संशोधन के तहत अलग आयोग बना दिया गया है ओबीसी को भी। सरकार द्वारा किसी विषय पर मूल्यांकन करने के लिए प्रस्तावित दस्तावेज को क्या कहते हैं? भारत सरकार में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जाता है बच्चों, उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को बोलते हैं व्हाइट पेपर। It is written on white paper. That white paper is sent by authority, higher authority to lower authority. तो white paper अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। ऐसे विभिन्न देशों के अलग अलग डॉक्यूमेंट है, ब्लू पेपर, ब्राउन पेपर, येलो पेपर, ये आपके लूसेंट में मिल जाएंगे, वहां से आप आराम से देख भी सकते हो। भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो बच्चों, सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्विस बिफोर सेल्फ, ये भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है। सेवा परमो धर्म है, सेवा परमो धर्म है, सेवा परमो धर्म है। और लड़ाई के समय हमारा नारा क्या है? भारत माता की जय, भारत माता की जय। कदम कदम बढ़ाए जा, क्या हमारा मार्चिंग गीत है। मार्चिंग गीत अपना क्या? कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, मार्चिंग। और अपना नेवी का और एयरफोर्स का क्या है? नेवी का जो अपना आदर्श वाक्य है, संभोना वर्णम, संभोना वरुणम, संभोना वर्णम, वरुणा, वरुणा बल्कि संभोना वरुणा, वरुणा, वरुण देवता, जल देवता को बोलते हैं संभोना वरुणा। ये अपना नेवी का है, संभोना वरुणा। एयरफोर्स का क्या है? नाभा स्पर्शम दीप्तम, नाभा मतलब आकाश, नाभा स्पर्शम दीप्तम, उसकी बुलंदियों को छू जाओ, नाभा स्पर्शम दीप्तम। ये किसका? अपना एयरफोर्स का है। तो एयरफोर्स का नाभा, आसमान से नाभा स्पर्शम दीप्तम, संभोना वरुणा आपका नेवी का। और सभी के लिए लड़ाई के लिए जो अपना वो है, जब लड़ाई होती है या कोई वो कुछ भी होती, मुठभेड़ होती है, तो भारत माता की जय, हर हर महादेव, भारत माता की जय। वैसे भारत माता की जय हर हर महादेव नहीं, हर ये बटालियन का है हर हर महादेव। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग? डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब है जो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट दे। फोन करे यार, प्रोडक्ट मिल गया। तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग दो प्रकार की होती है। एक तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना, आपको उत्पाद पाने के लिए ललाहित करना कि उत्पाद के लिए आप सोचो। एक आपको उत्पाद हाथ में दे दिया, जैसे टेली मार्केटिंग, आपने फोन किया, ऑर्डर किया और उत्पाद आपके पास आ गया। जस्ट डायल, जस्ट डायल इज प्रोवाइडिंग ए टेली मार्केटिंग। आपने जस्ट डायल किया, उस पर फोन किया, वो बता देगा ये नंबर है, वहां से आप प्रोडक्ट ले लो। या कॉल सेंटर या कोई और भी, तो वो टेली मार्केटिंग,
टेली मार्केटिंग। और सामाजिक सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के थ्रू आप कुछ भी जानते हो, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे किसी चीजों के लिए करते हो, वो होगी सोशल मीडिया मार्केटिंग। ऑनलाइन बिक्री, ऑनलाइन आपने पे किया किसी ऐप पर, किसी चीज पे, मान लो केडीटी ऐप पर कोर्स लिया तो ऑनलाइन आपको कोर्स मिल गया, वो ऑनलाइन मार्केटिंग। टेलीविजन जो विज्ञापन है वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है, ये नहीं कहता प्रोडक्ट खरीद लो, वो आपको प्रोडक्ट के बारे में बताता है कि ये प्रोडक्ट है, उसने विज्ञापन किया, ये प्रोडक्ट अच्छा है खराब है, उसकी कमियां बताई, उसकी ना कमियां बोल रहा है, उसकी अच्छाइयां बताई, तो उसकी अच्छाइयां बताई, तो वो डायरेक्ट टेलीविजन विज्ञापन आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं दे रहा है। तो टेलीविजन विज्ञापन एक डायरेक्ट मार्केटिंग का एग्जाम्पल नहीं है। आगे आ जाइए, हाल ही में किस राज्य द्वारा OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है? रिसेंटली इन विच स्टेट इंडिया फर्स्ट प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। तो हाइड्रोजन गैस बना के उसका प्लांट लगाया जा रहा है जो इन फ्यूचर में हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा। तो बहुत बड़ी चीज करने जा रहा है बच्चों। भारत में पहला प्लांट कहां पर लगा है, देख लीजिए एक बार ऑप्शन को। भारत में पहला प्लांट कहां पर लगा है? असम में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में। तो पहला जो प्लांट लगा है वो लगा है बच्चों असम में, हाइड्रोजन गैस का हाइड्रोजन प्लांट पहला असम में। आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में क्या हुआ? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स, फर्स्ट पहली बार क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स की विभिन्न विभिन्न क्रॉपों में कितने कितने खेत में कौन सी क्रॉप लगाई है, कितने खेत में कौन सी क्रॉप लगाई है, कितनी लगानी चाहिए आइडियल और लगाई कितनी है। जैसे अब हमें हरियाणा के बोले तो हमें धान कम से कम लगाना चाहिए, तो धान कितने में लगाया, गेहूं कितने में लगाया, मक्का कितने में लगाई, जवार कितने में लगाया, वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। हरियाणा जैसी स्टेटों को बहुत जरूरी अपनाना चाहिए, परंतु आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ने अपनाया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। केरला में कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग सिस्टम, इस तरह से फार्मिंग करना कि ग्रीन हाउस गैस ज्यादा ना हो, हमारा कार्बन न्यूट्रल रहे, हमारा पर्यावरण को नुकसान ना हो। तो पहला राज्य हो गया कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग अपनाने वाला केरला। सर एक बार थोड़ा इसको देखना, सही तरह सेट है नहीं, पूरा स्क्रीन पे नहीं आ रहा। जल्दी देखना, उसको सही कर दो, थोड़ा वहां से कर दो। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग सिस्टम इंडेक्स, जो फार्मिंग सिस्टम हो रहा, इंडेक्स नहीं, फार्मिंग सिस्टम चालू करने वाला केरला। पहला फर्नीचर पार्क, पहला फर्नीचर पार्क कहां पर है? तमिलनाडु में। तो बच्चों हमने 7 पेपरों में इतने ज्यादा करंट अफेयर करा दिए हैं कि आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। 7 पेपरों में बहुत ज्यादा करंट अफेयर करा दिए जिससे आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्लियर टू यू? आगे चलते हैं। हाल ही में किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार? लता मंगेशकर जी की डेथ हुई, स्वर कोकिला भारत की, तो उनकी जो डेथ हुई, ये पूरा नहीं आ रहा है, यहां से इस तरफ कर दो थोड़ा, ठीक है। तो लता मंगेशकर की जो डेथ हुई स्वर कोकिला की, मना कर दिया, ठीक है ठीक है। तो उनके मरणोपरांत पहली बार पुरस्कार भी नाम स्टार्ट कर दिया। तो पहला जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि कुछ पेपरों में जरूर आएगा बच्चों। तो ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार पहला किसको मिला है? नरेंद्र मोदी जी को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी जी को। देवेंद्र झाझड़िया क्या है? ये राजस्थान के पैरा एथलीट हैं। पहली बार किसी पैरा एथलीट को पद्मश्री मिला है। तो पद्मश्री पाने वाले पहले एथलीट देवेंद्र झाझड़िया, भाला फेंकने वाले देवेंद्र झाझड़िया, ना भाला नहीं, देवेंद्र झाझड़िया का कौन सा गेम देखना सर, देवेंद्र झाझड़िया कौन सा गेम है? भाला तो नहीं उसका, जस्ट ए मिनट। देवेंद्र झाझड़िया राजस्थान का एथलीट है। जेवलिन ही है, जेवलिन ही, सॉरो जेवलिन थ्रो ही, जेवलिन थ्रो ही है, जेवलिन थ्रो ही। देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंकने वाला, ठीक था ठीक था, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक, मैं भाई कदे गलत ना हो जा, गलत ना बताया जा। अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल
इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव, मतलब फिल्मों में योगदान करने के लिए इंटरनेशनल अवार्ड मिला है यूएसए का इंटरनेशनल अवार्ड मिला 2021 में मिला था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव। किनको मिला फिल्म आर्चिव को, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव? ये आपका मिला अमिताभ बच्चन को। विराल देसाई, ये आपके गुजरात के सूरत के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इनको ग्रीन मैन भी बोला जाता है, ग्रीन मैन, मतलब उद्योग करते हैं परंतु पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते, इसीलिए इनको क्लाइमेट चेंज का ग्रीन अवार्ड मिला है, ग्रीन अवार्ड फॉर क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज ग्रीन अवार्ड मिला है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ग्रीन अवार्ड मिला है वायरल देसाई। तो इनमें से क्वेश्चन गारंटीड आ सकते हैं। पहले एथलीट देवेंद्र झाझड़िया पे क्वेश्चन आ सकता है, नरेंद्र मोदी साहब पे क्वेश्चन आ सकता है, वायरल देसाई पे क्वेश्चन आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस शहर में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया गया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व शांति केंद्र, वर्ल्ड पीस सेंटर। तो वर्ल्ड पीस सेंटर का तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपने गुरुग्राम में स्टार्ट किया गया है, हरियाणा लेवल पे स्टार्ट किया, बहुत इंपॉर्टेंट है गुरुग्राम में। फर्स्ट रोड प्रोजेक्ट, सूरत में फर्स्ट रोड प्रोजेक्ट से स्टील बनाने का रोड प्रोजेक्ट, वेस्ट स्टील से रोड बनाने का प्रोजेक्ट, वेस्ट स्टील से रोड बनाने का प्रोजेक्ट सूरत में। और आसनहोल पश्चिम बंगाल, आसनहोल पश्चिम बंगाल का जो शहर है, इसमें बच्चों मल्टी कार्गो, पहला मल्टी कार्गो, मतलब जो आपके जो अनाज वगैरह हैं उनको इधर करने के लिए मल्टी कार्गो, इसका नाम है गति शक्ति मल्टी कार्गो। गति शक्ति मल्टी कार्गो कहां पर खोला गया? पहला गति शक्ति मल्टी कार्गो खोला गया आपका आसनहोल पश्चिम बंगाल में, रेलवे द्वारा पहला गति शक्ति मल्टी कार्गो, मतलब गेहूं वगैरह चावल वगैरह इन सभी को पहुंचाने के लिए कार्गो स्टेशन होते हैं, तो उनका रेलवे द्वारा खोला गया गति शक्ति, आसनहोल पश्चिम बंगाल। सूरत द्वारा पहला फर्स्ट रोड प्रोजेक्ट वेस्ट स्टील से, और गुरुग्राम वर्ल्ड पीस सेंटर। भारत के आजादी अमृत महोत्सव के रूप में भारत के दूतावास द्वारा महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाई है पर्यावरण को संबोधित करने के लिए, तो वो कहां पर बनाई है? बहुत अच्छा है, किस दूतावास में? तो बच्चों मेडागास्कर में बनाएगी महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव ने क्या किया है? अपने सुरेश रैना जो क्रिकेटर हैं उनको आइकन अवार्ड दिया है, सुरेश रैना को आइकन अवार्ड दिया है मालदीव ने। देखो हाइड्रोजन प्लांट अगर हम भारत की बात करें तो असम में खुला था, और हाइड्रोजन पावर ट्रेन, हाइड्रोजन से चलने वाली पहली पावर इंजन ट्रेन, ये कहां पर स्टार्ट की? हाइड्रोजन से चलने वाली पहली पावर इंजन ट्रेन ये आपकी स्टार्ट हुई जापान में, ये आपकी स्टार्ट हुई जापान में। यूएई पहला पेपरलेस जो हुआ है देश कौन सा? यूएई। क्लियर टू यू? सुरेश रैना को आइकन अवार्ड दिया मालदीव ने। मेडागास्कर का मैं बता चुका हूं आपको, राइट। मेडागास्कर में मल्टी महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल, जो महात्मा गांधी की मूर्ति पर्यावरण से संबंधित वो बनाई गई है। जापान में हाइड्रोजन पावर इंजन ट्रेन, यूएई पेपरलेस। हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पहला अल्कोहल म्यूजियम, तो पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है गोवा में। ये क्वेश्चन भी आने की चांस है, गोवा में अल्कोहल म्यूजियम। राजस्थान में पहली बार कैमल प्रोटेक्शन पॉलिसी, तो किस राज्य ने कैमल प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई है? राजस्थान ने कैमल पॉलिसी। ई वेस्ट इको पार्क, ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का इकोलॉजिकल पार्क कहां पर खुला है? दिल्ली में। तो बच्चों ये अपने आप ही क्वेश्चन नहीं बनते, क्वेश्चन हम इस तरह डिजाइन कर रहे हैं कि उसके 4 ऑप्शन अपने आप से बनाएं और 4 ऑप्शन अपने आप से उनके अलग अलग डालें, ठीक है। दिल्ली, क्लियर टू यू। और नेविगेशन के लिए, नदी वगैरह में नेविगेशन के लिए मोबाइल ऐप फॉर नेविगेशन सिस्टम, मोबाइल ऐप फॉर नेविगेशन सिस्टम कहां पर लॉन्च की है? असम में। मोबाइल ऐप फॉर नेविगेशन सिस्टम कहां पर लॉन्च की गई? असम में। क्लियर टू यू? क्लियर भाई? आगे चलते हैं। तो इस टेस्ट को दो बच्चों, आपके इतने करंट अफेयर के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, आपको खुद ही पता नहीं लगा कब ये क्वेश्चन तैयार होंगे। हरियाणा के किस राजा ने जन्मजय का संबंध है? परीक्षित के पुत्र जन्मजय, परीक्षित को सांपों ने काटा था तो जन्मजय ने सर्प दमन यज्ञ किया था, तो कहां से संबंधित इनका? सफीदो, जींद से।
हरियाणा इतनी बार एक्सप्लेन करा चुका हूं तो हरियाणा डायरेक्ट ही कराता चलूंगा। प्राचीन गुंबद स्मारक, ये हरियाणा का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हिसार में है प्राचीन गुंबद स्मारक, हिसार में। विच पिलिग्रिमेज इज सिचुएटेड इन द खेड़ी गुज्जर विलेज ऑफ सोनीपत, तो खेड़ी गुज्जर में सतकुंभा तीर्थ, सतकुंभा तीर्थ गुजरों के लिए, सात गुजरों का गांव भी बोलते, सात गुजरों का गांव सतकुंभा तीर्थ, खेड़ी गुज्जर, खेड़ी गुज्जर। दमदमा इज नेम ऑफ हरियाणा, दमदमा क्या हरियाणा में, दमदमा एक झील का नाम है। दमदमा किसका नाम बच्चों, झील का नाम है, हरियाणा में दमदमा झील का नाम है। दमदमा एक झील का नाम है, सबसे बड़ी झील, बिगेस्ट लेक। हरियाणा है जे टोटल 6, हमें पता है हरियाणा में 6 डिवीजन है, ज्योग्राफिकल डिवीजन नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है। जैसे रोहतक डिवीजन के अंदर सोनीपत, झज्जर, ये डिवीजन आते हैं, इस प्रकार 6 डिवीजन है, रोहतक, करनाल, फरीदाबाद, अंबाला, हिसार। ठीक है बच्चों, 6 डिवीजन है, गुरुग्राम, तो 6 प्रशासनिक डिवीजन है। फर्स्ट वुमेन पॉलिटिशियन ऑफ हरियाणा हु हैड सर्व, सबको पता है चंद्रावती जी, चंद्रावती जी सबसे पहले। और अगर मैं बोलूं एमपी भी रही हैं चंद्रावती जी, और ये आपकी राज्यपाल भी रही हैं पुडुचेरी की। सन्नो देवी क्या थी, पहली विधानसभा अध्यक्ष थी, सन्नो देवी जी विधानसभा अध्यक्ष थी, और चंद्रा देवी जी पहली वुमेन पॉलिटिशियन थी। रेणुका बिश्नोई जी की पत्नी है जो एमएलए भी थी। हरियाणा के लिए किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी, ये मिट्टी मैंने बिल्कुल डिटेल में पढ़ाई है हरियाणा के बैच में भी, जो हरियाणा का बैच मैंने पढ़ाया था 22 रुपये वाला जो बैच था, अब तो शायद 200 रुपये उसकी कीमत होगी है, उसकी क्लास जैसे ही डेट आएगी उसकी क्लास भी अपनी कंटिन्यू होती चली जाएंगी। तो लाल चेस्टनट मिट्टी जो हरियाणा में सॉइल कहाँ पर पाई जाती है, यमुनानगर में, यमुनानगर में लाल चेस्टनट मिट्टी, यमुनानगर। भारत के किस राज्य को देश की खाद्यान्न, तो गेहूं की कटोरी किसे कहा जाता है बच्चों, गेहूं की कटोरी कहा जाता है हरियाणा को, खाद्यान्न माइन या गेहूं की कटोरी हरियाणा। उच्चतम दक्षता वाली सिंचाई, तो बच्चों आपको सभी को पता है ड्रिप सिस्टम जो होता है, इसमें मिनिमम से मिनिमम पानी का लॉस होता है, फुहारे के एक पत्ती में से ड्रिप सिस्टम, बिल्कुल उसके जो पौधे, और ज़्यादा कम से कम पानी होगा तो खरपतवार पैदा भी नहीं होंगे, और जो तुम्हारे क्या नाम फर्टिलाइजर्स है वो भी अच्छी तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ड्रिप सिस्टम इज द बेस्ट सिस्टम फॉर इरिगेशन। अगला, हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कहाँ है, जो 1873 में बना था। सबसे पुराना रेलवे स्टेशन रेवाड़ी में, और सबसे ज्यादा 6 रेलवे ट्रैक अलग अलग तरीके से, रिंगस वगैरह, झज्जर वगैरह अलग अलग जगह पे जाते हैं, गुरुग्राम वगैरह, कहाँ से, रेवाड़ी से। 1873 में बना था बच्चों रेवाड़ी वाला स्टेशन, 1873। दिल्ली से रेवाड़ी की, तब इसको राजपुताना लाइन बोलते थे, राजपुताना लाइन 1873। 1853 में रेलवे स्टार्ट हुई, 1873 में रेवाड़ी से राजपुताना लाइन। किसके लिए कलेसर राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्र सूर्यास्त के लिए नहीं, पंछी देखने, बिल्कुल पंछी देखने, परंतु मेन क्या, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीवन के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कलेसर यमुनानगर में, जो एक राष्ट्रीय पार्क भी है, जो एक राष्ट्रीय पार्क भी है। निम्न में से हरियाणा राज्य के संबंध में कौन सा गलत है, गलत पूछ रहा है स्टेटमेंट को। बाजे भगत हरियाणा का सिंगर था, और हरियाणा के सांगी थे, बिल्कुल थे बाजे भगत, सोनीपत से संबंध। जनरल वीके सिंह हरियाणा में बिल्कुल, बापोड़ा गांव भिवानी से थे, बिल्कुल जनरल वीके सिंह। गुलाब चंद कटारिया ये हरियाणा के नहीं थे, गुलाब चंद कटारिया कहाँ के हैं बच्चों, राजस्थान के, गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के हैं भाई। ठीक है, अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हैं, बिल्कुल आजकल कहते हैं अरविंद केजरीवाल मैं हरियाणा का लाल, तो हरियाणा के तो हैं भाई, शिवानी मंडी के, इसमें कोई डाउट नहीं। हरियाणा नीम रत्ना, गुरु गोविंद सिंह एंड युद्ध चरिता आर द वर्क्स ऑफ फेमस हरियाणा। इस बच्चों भी क्वेश्चन डाउट था, परंतु ज्यादातर बच्चों इसका आंसर मिला खुशीराम शर्मा। ये जो पुस्तक थी राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित्र, ये ज्यादातर आंसर मिला खुशीराम शर्मा। कहीं कहीं पर अयोध्या प्रसाद गोयलिया भी है, पर मैंने इंडिविजुअल भी सर्च किया तो खुशीराम शर्मा ही ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, खुशीराम शर्मा ही ज्यादा मिल रहा है। चलें भाई आगे, आगे चलो। हरियाणा राज्य की एक घटना पर बनी फिल्म NH10। NH10 पहले NH9 जो आज वर्तमान में हो गया वो NH10 था। अनुष्का शर्मा की ये मूवी थी, बहुत बेहतरीन मूवी थी अनुष्का शर्मा की, NH10।
परिणीति चोपड़ा वैसे हरियाणा से है, ठीक है। करीना कपूर कपूर खानदान की, मल्लिका शेरावत भी हरियाणा से है, परंतु इसमें अनुष्का शर्मा। इनमें से उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना कौन सी थी? उत्तर भारत की पहली मेगा परियोजना राजीव गांधी तापीय योजना थी, हिसार वाली। उत्तर भारत की सबसे बड़ी पहली परियोजना हिसार वाली, राजीव गांधी। महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी कहाँ पर हैं? झज्जर की परियोजना है। दीनबंधु परियोजना कहाँ की है? यमुनानगर की है। मैंने डिटेल में पढ़ा भी रखी है, बिल्कुल ऐप पे कोर्स में सारी योजनाएं डिटेल में करा रखी हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। महाभारत काल में किस नदी को वसुंधरा नदी के नाम से जाना जाता था? तो दोहन नदी जो महेंद्रगढ़ में बहती है उसको वसुंधरा नदी के नाम से जाना जाता था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वसुंधरा के नाम से दोहन नदी को जाना जाता था, ठीक है। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO, तो CSIO केंद्रीय, ये 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। सेंट्रल साइंटिफिक ऑफ इंडस्ट्रियल ओरिएंटल ऑफिस, 1959 में इसकी स्थापना हुई थी चंडीगढ़ में। वैसे वैज्ञानिक उपकरणों का शहर बोले तो अंबाला है, साइंटिफिक सिटी ऑफ हरियाणा अंबाला, परंतु CSIO का हेडक्वार्टर चंडीगढ़ में है। हाल ही में गूगल ऑफिस कहां पर खोला गया? हरियाणा का पहला गूगल ऑफिस आपका हिसार में खोला गया बच्चों, हिसार में। और पहला मॉडर्न विलेज जिसमें सेक्टर काटे गए हैं, इसराना। मॉडर्न विलेज जिसमें सेक्टर काटे गए हैं, इसराना, पानीपत में। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में, बच्चे बोले थे सर थोड़ा सॉल्यूशन जल्दी कराया कर, तो अब जल्दी जो इंपॉर्टेंट है लिखवाने वाले वो सारा डिटेल में। और वैसे हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गीता महोत्सव के तर्ज पर कौन सा महोत्सव और चालू किया है? तो बच्चों कृष्णा महोत्सव। कृष्ण से रिलेटेड जितनी भी भूमि है 48 कोस की परिक्रमा उसको पूरा करने के लिए, परंतु हमें कृष्ण महोत्सव की जरूरत नहीं। हमें जरूरत किसकी है? हमें जरूरत है रोजगार महोत्सव की। भारत हरियाणा के बच्चे को जरूरत रोजगार महोत्सव की, चला रहे कृष्णा महोत्सव है, कोई बात ना। भगवान कृष्ण से भी अनुरोध है भाई रोजगार दिला दो, ठीक है। हरियाणा में अवैध खनन की निगरानी रखने के लिए कौन सी ऐप है? तो कौन सी योजना स्टार्ट करी भैया अवैध खनन के लिए? अवैध खनन की निगरानी को लिए भी ई रवाना। भाई थोड़ी सी भी गड़बड़ पाएगी उड़े से रवाना हो जाएंगे, और रवाना होते ही तुम्हारी सब चीजों को देख लेंगे। तो ई रवाना ऐप, उद्योग खनन की निगरानी के लिए ई रवाना। आगे आ जाओ भाई। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पर था? सबने पता कहां पर हो उसका? गुरुग्राम। पहला साइबर स्टेशन कहां पर है बच्चों? गुरुग्राम में। अब की बार तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज्यादा दे रखे थे। अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में वैसे तो 1825 में किया गया था, परंतु नोटिफाइड होके पूर्णतः लागू 1843 इसका आंसर हम दे सकते हैं कि 1825 है नहीं। इसके अलावा दूसरा कैंट कहां पर है? हिसार में। हिसार का कैंट कब चालू किया था? ये क्वेश्चन और कर लो बच्चों। दूसरा कैंट आपका हिसार में है, तो हिसार का हुआ था बच्चों 15 नवंबर 1982। दूसरा कैंट हिसार में है 15 नवंबर 1982। 2 कैंट हरियाणा में। उद्रावद तल व क्षैतिज तल के बीच में कोणीय है, ये कह रहा है इस प्रकार से। ये आपका ओरिजेंटल हो गया, ये आपका वर्टिकल हो गया। इनके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? तो आ जाओ। एल्टीमीटर तो हाइट मापने के लिए चाहिए, मैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करता हूं। एल्टीमीटर किसके लिए चाहिए? हाइट मापने के लिए चाहिए। बेवल प्रोटेक्टर जो आपने वो देखा होगा ना इंजीनियरिंग वगैरह में, इस प्रकार से गोल सा होता है और एंगल मापने के लिए चाहिए होता, गोल सा होता है, उसे बोलते हैं बेवल प्रोटेक्टर। सिंकलाइन, ऐसे जो वैली होती है इसे बोलते हैं एंटिकलाइन सिंकलाइन। एंटिकलाइन सिंकलाइन वैली घाटियों के लिए यूज होता है। थियोडोलाइट ये एक एंगल होता है जो किसके लिए यूज होता है बच्चों? बीच के ओरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन के लिए यूज करने के लिए होता है, एंगुलर डिस्टेंस मेजर करने के लिए थियोडोलाइट। रिपीटेड क्वेश्चन है HSSC का, क्वेश्चन देख के भी अपना दिमाग लगा सकते थे। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग? ये क्वेश्चन काफी डिस्प्यूटेड है, पर मैं बता देता हूं बच्चों। जनरली सामान्यतः जो पानी होता है, ये कह रहा है कि समुद्र में जब पानी में जो ऊपर दरा रहेगा तो बर्फ जो है कितने ऊपर रहेगी, बर्फ का कितना हिस्सा पानी में रहेगा? सर से ऊपर रहता है। तो बच्चों ध्यान रखो बच्चों, एक बात ध्यान से समझना तुम। मैं एक तुम्हें बात बताऊं, सामान्यतः जो जल है उसमें तो 1/10 हिस्सा भाग ऊपर रहता है, 1/10 हिस्सा। पर समुद्र के पानी में उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और मास ज्यादा हो जाएगा। मास ज्यादा हो जाएगा तो 1/10 हिस्से की बजाय 1/9 भाग ऊपर न रहेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? साधारणतः जल में 1/10 हिस्सा ऊपर रहता है,
परंतु समुद्र में डेंसिटी ज़्यादा होती है। समुद्र में डेंसिटी का कंसेप्ट होता है, तो इसीलिए 1/9 भाग आ जाएगा। वायुमंडल हमारे ऊपर अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते। क्यों नहीं करते? साइंटिफिकली लॉजिकली क्वेश्चन है। और देखो, हम इसके अभ्यस्त है, वी आर यूज टू इट। ये कोई बात नहीं, यूज टू इट तो यूज, जो बच्चा है, बच्चा क्या यूज टू होता है, वो भी वायुमंडल का प्रेशर ले लेता है। हमारी हड्डियां काफी मजबूत है, इस दबाव को सहन कर सकती है। हड्डी ऑस्टियोपोरोसिस तो हमें हो रहा है और चीजें पूरी हो रही, तो हड्डियां मजबूत का कोई रीजन नहीं। हमारे सिर का सतहीय क्षेत्रफल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो कॉन्टैक्ट एरिया किसी का बड़ा भी हो सकता है, भैंसों वैसों का, वे कैसे सह रहे हैं। मेन रीजन क्या है बच्चों? हम इसके व्यस्त नहीं। और ब्लड प्रेशर एग्जैक्ट प्रेशर स्लाइटली मोर देन डेट ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारा जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, वो 100 mmg से ज़्यादा का प्रेशर भी कोरिलेट करता है। तो बीपी जो होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दैट इज द रीजन वी आर डोंट फील एनी काइंड ऑफ प्रेशर। साइंटिफिक क्वेश्चन होगा तो साइंटिफिक ही उसका रीजन होगा। सर नहीं आए थे सरवाड़ी, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ब्लैक होल किस चीज़ का डिस्टेंस वगैरह मेजर करने के लिए, और जो ब्लैक होल जो बन जाते हैं हमारे स्पेस में, उन ब्लैक होल के लिए किसने अपना लिमिट सेट की थी? वो एस चंद्रशेखर ने लिमिट सेट की थी, ब्लैक होल लिमिट। उनकी तारों की आयु वगैरह इनकी पता लगाने के लिए। होमिर जागीर बाबा ये अपने एटॉमिक रिसर्च से थे, जो एटॉम बम वगैरह बनाए हैं उसके लिए TIFR, टाटा इंडस्ट्रियल फंडामेंटल रिसर्च, इन्होंने स्टार्ट की थी। CV रमन ये अपने फिजिस्ट थे, फिजिस्ट के आपके फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। इन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट प्रिंसिपल निकाला था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और स्पेक्ट्रोफोटोस्कोप। स्कैटरिंग ऑफ लाइट देनी नहीं की थी। हरगोविंद खुराना ये आपके बायोलॉजिस्ट थे और इन्होंने जेनेटिक कोड निकाला था। जेनेटिक कोड क्या? UAG अलग से, जिस प्रकार से प्रोटीन सिंथेसिस कैसे स्टार्ट होती है, कैसे प्रोटीन बनता है, कैसे न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, ये जेनेटिक कोड की इन्होंने स्टार्ट किया था, हरगोविंद खुराना जी। आगे आ जाओ भाई। एल्यूमिनियम पृष्ठ एनोडीकृत होते हैं। इसका देखो, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बन जाएगी, इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बन जाएगी। तो ऐसा है, अगर एल्यूमिनियम का हो रहा है तो एल्यूमिनियम ही मिलेगी, एल्यूमिनियम का हो रहा है तो एल्यूमिनियम ही मिलेगी, क्रोमियम नहीं मिलेगी, निकल नहीं मिलेगी, जिंक नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी? एल्यूमिनियम ही मिलेगी। इम्प्योर से क्या मिल जाएगी? प्योर मेटल मिल जाएगी। याद रखना, एनोड एट ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड। एनोड पे जो इम्प्योर पोर्शन है उसका ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कैथोड पे वो जो प्योर मेटल है वो चिपकती चली जाएगी। इसे प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल बोलते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। फिटकरी गंदले पानी को किस प्रकार सोच करती है? आप देखो, फिटकरी लोगे गंदले पानी में सोख दोगे, उसको सोख लेगी, उसको कोगुलेट करने की पावर है, सोखने की पावर है, कोगुलेशन, अलम फॉर्मेशन। क्योंकि फिटकरी का फॉर्मूला आप देखोगे तो काफी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है फिटकरी में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें बहुत सारी लिगेंड्स जुड़े होते हैं। तो उसकी मेन प्रॉपर्टी क्या होती है? कोगुलेशन की, एब्जॉर्व करने की नहीं, कोगुलेट, चीजों को जोड़ देती, कोगुलेशन। एब्जॉर्प्शन अंदर होता है, किसी लिक्विड के अंदर लिक्विड हो जाए तो एब्जॉर्प्शन होता है। सॉलिड के ऊपर गैसियस या लिक्विड सरफेस आ जाए तो एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन स्पेस पे होता है, जिसे अधिशोषण बोलते हो। एब्जॉर्प्शन अंदर होता है, बल्क में होता है। डायलिसिस किसी चीज को प्यूरिफाई करना होता है। ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बनने के लिए, तो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में बदलने के लिए जाइमेज चाहिए। ग्लूकोज को C6H12O6 को C6 मतलब तुम्हारा उसमें OH में बदलने के लिए, ROH में बदलने के लिए एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड होता है ग्लूकोज, एल्डिहाइड को अल्कोहल में बदलने के लिए क्या चाहिए तुम्हारा? जाइमेज। और सुक्रोज को, सुक्रोज होते हैं दो मॉलिक्यूल, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में बदलने के लिए, फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में बदलने के लिए, सुक्रोज को फ्रुक्टोज और ग्लूकोज में बदलने के लिए इन्वर्टेज, मतलब डाइसैकेराइड को दो मोनोसैकेराइड में बदलने के लिए इन्वर्टेज। डाइस्टेज बहुत बड़ा हो, जैसे स्टार्च है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है। स्टार्च और ग्लाइकोजन जो होते हैं बच्चों, ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के,
तो स्टार्च और ग्लाइकोजन को पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो किसी पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड एक यूनिट में बदलने के लिए, ग्लूकोज में या फ्रुक्टोज में बदलने के लिए क्या चाहिए? डाइस्टेज। तो पॉलीसैकेराइड को सिंगल यूनिट में बदलने के लिए डाइस्टेज, डाइसैकेराइड जो सुक्रोज था उसको 2 यूनिट में बदलने के लिए इन्वर्टेज, और शुगर माल्टोज एक शुगर होता है जो बियर बनाने के काम आता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने के लिए माल्टेज। माल्टोज जो बियर बनाने का काम आता है उसको ग्लूकोज में बदलने के लिए माल्टेज। ठीक है। जलीय फॉरन जिसमें जैव उर्वरक, तो बच्चों फॉरन का एग्जांपल जो बायो फर्टिलाइजर्स के यूज हो रहा है वो कौन सा होता है? एजोला। इसके अलावा एजोलोस्पाइरलम, ये बहुत सारी फंगस वगैरह भी जो होती हैं, एनोबैक्टीरिया, एनाबिना, ये सारे क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर। एनाबिना राइजोबियम बैक्टीरिया से रिलेटेड, एनाबिना, एजोला, नोस्टक, एनाबिना, एजोला, राइजोस्पाइरलम, ये सारे क्या होते हैं? बायो फर्टिलाइजर्स। घाव को भरने में देखो, इस क्वेश्चन को उल्टी तरह करना था, बच्चे कंफ्यूज होंगे विटामिन सी और के में। ये कह रहा है विटामिन सी की अगर कमी हो बॉडी में तो घाव जल्दी नहीं भरते। विटामिन सी की कमी हो तो घाव जल्दी नहीं भरते, और विटामिन की ब्लड क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड होता है। तो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर से रिलेटेड तो होता है विटामिन की, परंतु विटामिन सी की अगर कमी हो तो घाव नहीं भरते। तो घाव भरने में सहायक कौन सा होगा? जिसकी कमी ना हो। तो इसका बेस्ट आंसर विटामिन सी आता है। क्योंकि विटामिन सी कैलोजन नामक फाइबर बनाता है। कैलोजन नामक फाइबर बनाता है जो तुम्हारा किसके लिए काम आता है? क्लोटिंग वगैरह के लिए, आराम से घाव भर जाए। और वैसे क्लोटिंग फैक्टर विटामिन के होता है, तो विटामिन सी इसका आंसर आएगा। और अनडायरेक्टली पूछ रखा था, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन किससे होता है? पहले लंग्स आओगी, लंग्स क्या करेगी? प्यूरिफाई करेगी तो ब्लड किस में जाएगा? टिश्यू में जाएगा। लंग्स प्यूरिफाई करके ब्लड किस में जाएगा? टिश्यू में। तो लंग्स, ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू, 2 1 3। और खराब कहां से होगा? टिश्यू से कहां जाएगा? लंग्स अर्थ की तरफ, टिश्यू से अर्थ की तरफ, अर्थ से। ठीक है, वो खराब वाले ब्लड की बात कर रहे हैं। राष्ट्रभाषा होती है, किस बात के लिए राष्ट्रभाषा होती है? क्योंकि हिंदी वाले सर और साइंस वाले सर कहीं पर बिजी हैं, इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है। तो राष्ट्रभाषा क्या होती है? आम अगर राष्ट्रभाषा की बात करें, भाई चाइनीज है, मंदेरिन है उनकी भाषा, तो उनके लोगों के संपर्क करने के लिए है, जो मैक्सिमम संपर्क करा जाए। हिंदी भी अगर मैक्सिमम संपर्क की होगी तो कल को राष्ट्रभाषा बन सकती है। अभी राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है, अभी तक हमारी राजकीय भाषा, ऑफिशियल भाषा ये हिंदी और इंग्लिश। तो राष्ट्र की भाषा, राष्ट्र के लोगों के संपर्क की भाषा को बोलते हैं। हिंदी शब्दकोश में ज्ञान, च छ ज जने, च छ ज जने, च वर्ग, ज ज, च छ ज जने। तो च वर्ग में क्या आता है आपका? ज्ञान, च छ ज जने। किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं? इसको ध्यान रखो, उपसर्ग को हटाने के बाद पूर्ण शब्द बनना चाहिए। जैसे मैंने बात करा अपादान, अप प्लस दान, दान है भाई, दान से मतलब अप बन सकता है। अपमान, मान अपना खुद का एक वर्ड है, अप जुड़ गया तो अलग वर्ड बन गया। वाद, वाद विवाद, उसमें अप जुड़ गया तो अपवाद। परंतु अप इसमें से हटाओ, अप हटाने के बाद क्या मिला? रोक्स, रोक्स कोई वर्ड नहीं है। ए हटाया तो क्या मिला? प्रोक्स, प्रोक्स एक वर्ड है, प्रोक्स और प्रत्यक्ष है। तो इसमें ए उपसर्ग है ना कि अप, ए उपसर्ग ना कि अप। समास का मतलब क्या? संक्षेप। नील कमल, नीला है जो कमल, नील कमल के है जो समान, तो संक्षेप में हो गया नील कमल। ठीक है। चार पाई, चार पाइयों वाली जो चीज है वो चार पाई। ठीक है। चतुर्मुख, चार हैं जिसके मुख, चतुर्मुख। सो संक्षेप हो गया समास, संक्षेप। ए अंग्रेजी कूपन, ये आप पढ़ लेना बच्चों, ये किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, फ्रेंच भाषा का। कारतूस भी किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। ठीक है, अंग्रेजी कूपन भी किस भाषा का? फ्रेंच। ठीक है बच्चों, ये किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है? तू क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, आप क्या कर रहे हो। तो ये डायरेक्ट नाम ना बोलकर संज्ञा के स्थान पर जो चीज आए वो हो गया सार्वनामिक। रैली में लाखों लोग पूछे तो रैली तो एक संज्ञा होगी, किताब एक संज्ञा होगी। थोड़ा दूध पी ले, मात्रा से रिलेटेड हो गया। वह खंबा गिर गया, तो रामू का खंबा गिर गया के बजाय वह खंबा गिर गया, तो वह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। तो बच्चों ये आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दिया करो, टेस्ट देने का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और टेस्ट देने से आपके नैया पार होगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद भाई, सभी को धन्यवाद।
हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक KDDT ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चे, आज के सेशन में जो आपका सैटरडे को आपका एग्ज़ाम हुआ था CET का मॉक टेस्ट जो हुआ था, ऑफलाइन टेस्ट जो आप सभी स्टूडेंट्स देने जाने लग रहे हैं, उसका बच्चे मैं मैथ्स और रीजनिंग का सॉल्यूशन बच्चे मैं आपको प्रोवाइड करवाने जाने लग रहा हूं। तो बच्चे एक बार सभी स्टूडेंट्स जितने भी जुड़ चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिएगा। और जिन स्टूडेंट को बच्चे अभी तक नहीं पता है कि ऑफलाइन टेस्ट इस तरीके से प्रोसीजर चलने लग रहा है, विद इन 24 to 48 आवर्स आपको रिजल्ट भी बच्चे प्रोवाइड किया जाने लग रहा है। पूरे हरियाणा में जितने भी स्टूडेंट इस टेस्ट को देने लग रहे हैं, उनके बिहाफ पे आपको रैंक प्रोवाइड करवाया जाने लग रहा है। ठीक है, तो मेरे भाई इतनी बात मैं कहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, कंपटीशन को थोड़ा और बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके स्टूडेंट हैं, जो लाइब्रेरी में आप जाते होंगे, उनको भी इस बारे में बच्चे जागरूक करेंगे कि इस तरीके से एक जो KDDT प्लेटफॉर्म ने आप सभी के लिए एक पहल शुरू की है। ठीक है, तो उसमें आप भी भाग लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्टूडेंट्स को बताइएगा और टेस्ट में बच्चे अपना रुझान दिखाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं बच्चे आज के सेशन में जो हमारा पहला क्वेश्चन, जो हमने क्वेश्चन बच्चे देखा था। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चे क्या आपको दिया गया है, आपको सीधी रेखाओं की क्या बतानी है भाई। सीधी रेखाओं के बारे में आपने बताना है कि यहाँ पे, एक सेकंड भाई, सीधी रेखाएं बच्चे कितनी हैं। सीधी रेखाएं आपने यहाँ पे बतानी थी कि कितनी सीधी रेखाएं हैं। बिल्कुल बेसिक सा बच्चे क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले तो ये दिखाई दिया होगा कि ये हमारे पास एक क्या है, एक पेंटागन बच्चे हमारे पास है ना। पेंटागन है ये इस तरीके से, है ना, ऐसे ही है। ये कुछ 5 भुजाएं तो ये हो ही गई 5 सीधी। फिर ये 3 आपको दिखाई देने लग रही हैं, 8, 9, 10, 11 और 12। कितनी थी इसमें, 12 सीधी रेखाएं थी। ठीक है, आंसर बच्चे क्या आ गया, 12 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चे क्या कहा गया आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, स्टेटमेंट और कंक्लूजन के बारे में ये क्वेश्चन है। नो सॉक इज ए क्रॉक। आपको बोला गया कोई भी सॉक क्रॉक नहीं है। ये आपके पास सॉक हो गया और ये क्रॉक नहीं है। और सभी ऑक्स क्या हैं, सॉक्स हैं। तो यहाँ पे बच्चे ये जो ऑक वाला होगा ये छोटा होगा, सॉक्स के अंदर आएगा। और सभी क्रॉक्स क्या हैं, क्लॉक्स हैं। ठीक है, सभी क्रॉक्स, ये क्रॉक्स थे, ये क्लॉक वाला हिस्सा बच्चे इतना भी रह सकता है और कहने को ये इसको टच भी कर सकता था। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि कुछ क्लॉक सॉक्स नहीं है। अब बच्चे बिल्कुल जो वाले क्लॉक है आपके पास है, क्रॉक वाला पार्ट है, वो तो कभी सॉक्स हो ही नहीं सकता ना। तो कुछ क्लॉक सॉक्स नहीं है, ये हमेशा बच्चे क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, है ना। ये वाला पार्ट जो है इसका, ये वाला पार्ट कभी भी इस एस से टच नहीं कर सकता ना। तो कुछ आपके पास नहीं होंगे और कुछ सॉक्स ऑक्स हैं। ये बच्चे आपके पास क्या रहेगा, जब सभी ऑक्स सॉक्स हैं तो कुछ सॉक्स भी ऑक्स हैं, ये भी सही रहेगा। और सभी क्रॉक्स क्या हैं, ऑक्स हैं, ये बच्चे बात नहीं है, ये फेल हो गया। सभी क्रॉक्स सॉक्स हो सकते हैं, सभी क्रॉक्स सॉक्स हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि इन्होंने क्या बोला है, कोई भी सॉक्स क्रॉक नहीं है, तो ये कैसे हो सकते हैं, गलत हो गया ना। तो क्या कहेंगे हम, ओनली 1 और 2 फॉलोज, ओनली 1 और 2 फॉलोज, ये हमारे पास बात बनेगी। जैसे जैसे बच्चे आप इन क्वेश्चंस के लिए वेन डायग्राम बच्चे बनाएंगे, आपके पास सॉल्यूशन आपको खुद ब खुद सामने दिख जाएगा कि आखिर यहाँ पे कौन सी बात ट्रू होने लग रही है। समझ गए बात को, यस और नो, क्लियर है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चे क्या कहा गया है कि कुछ विद्यार्थियों के बीच एक निश्चित संख्या में चॉकलेट इस प्रकार से वितरित की गई है, यदि प्रत्येक विद्यार्थी को 8 चॉकलेट हम दें, प्रत्येक विद्यार्थी को अगर हम 8 चॉकलेट दें तो 4 विद्यार्थियों को चॉकलेट नहीं मिलेगी। और प्रत्येक विद्यार्थियों को 16 चॉकलेट दें तो क्या होगा, प्रत्येक विद्यार्थियों को 16 चॉकलेट दें तो 10 विद्यार्थी को चॉकलेट नहीं मिलेगी। एक बात बताओ, देखो सुनो, यहां पे ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, बात को समझिएगा। क्या बात समझने की है यहां पे कि 4 स्टूडेंट को तो चॉकलेट पहले ही नहीं मिल रही थी, बाद में 10 को नहीं मिल रही, मतलब वो 4 ऐसे कैसे हैं, 6 और गए। उन 6 से क्या किया गया है, 8-8 चॉकलेट ले ली गई है ना, और औरों को दे दी गई। यही बात है ना भाई, समझ रहे हो बात को। मतलब देखो 8 से 16 हो गई, तो 8 से 16
जब पहले 8 चॉकलेट मिली थी फिर 16 चॉकलेट मिलने लग रही है, तो सीधी सी बात, पहली बात तो क्या है, जो नंबर ऑफ चॉकलेट है 8 और 16 से भाग होंगी, 8 और 16 से भाग होने वाला आपको एक ही ऑप्शन दिखाई देने लग रहा है, 96, वही आंसर है वैसे, ठीक है। नहीं तो बच्चे आप कैसे सोचोगे, 8 और 16 से भाग होने वाली जो वैल्यूज़ हैं उनमें कौन सी वैल्यू को डिवाइड करने के बाद इन दोनों से भाग हो जाए और कोशेंट में क्या आ जाए, अगर हम देखें तो कोशेंट में हमारे पास 6 का डिफरेंस आ जाए, ठीक है। क्योंकि बच्चे 4 तो पहले ही लेफ्ट थे, 10 और हो गए तो 6 बढ़ गए ना, दूसरी कंडीशन में 10 हुए ना तो 6 बढ़ गए ना, तो ये बात थी भाई, ठीक है। तो 8 और 16 से भाग होने वाली वो वैल्यूज जिसमें क्या हो जाए, 6 का डिफरेंस आपके पास बन जाए। क्लियर है या नहीं है, यस और नो एक बार बताइएगा। क्या ये बात समझ में आई है सभी को, ठीक है, क्लियर है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे दे रखा है आपको, 4th नंबर क्वेश्चन है, आपको इनमें से क्या करना है, ये देखना है कि 24, 57 और 81 इससे कौन सी चीज मेल खाती है। इस वाले समुच्चय में जो प्रॉपर्टी यूज होने लग रही है उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कौन से वाला ऑप्शन है। अगर बच्चे मैं ध्यान से देखूं तो 24, 57 जैसे ही मैं बोलूंगा मेरे माइंड में आया 24 प्लस 57 इज इक्वल टू क्या हो गया, 81 हो गया, यस और नो, है ना। तो सम आपके पास पहले 2 का सम क्या है, तीसरी वैल्यू है, कौन से ऑप्शन में दिखाई देने लग रहा है आपको, 3rd ऑप्शन में सीधा दिखाई देने लग रहा है ना, 54, 18 और 72, है ना। तो आंसर बच्चे क्या हो गया, सी ऑप्शन बच्चे हमारे पास आंसर हो गया। क्लियर है, यस और नो, ठीक है। अगला बोला गया है कि वो संख्या का बच्चे चयन करना है जो यहाँ से इस वाले ऑप्शन से रिलेट करती है। अब क्या बोला गया, 12, 12, 36। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कोई ऐसे एक्चुअल पैटर्न सा तो बन नहीं रहा है ना, 12, 12 को 36 से कैसे रिलेट करें, तो सम से देखा जाता है ना, दूसरी बात होती है। अगर मैं यहाँ पे सम से देखूं तो 1 और 2 3, 3, 3, 6, 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको, है ना, या हम कह सकते हैं कि 6 गुना 6, है ना। तो देख लेते हैं क्या स्क्वायर के बारे में बात है। स्क्वायर के बारे में अगर देखूंगा तो बच्चे ये 2 ऑप्शन तो कट ही गए, है ना। इसमें देखो 9 और 2 11, ये भी कटी गया, स्क्वायर हो ही नहीं सकता। इसमें देखो तो ये 2 5, है ना, यहाँ पे 7, स्क्वायर का ऑप्शन तो यहाँ पे भी कट चुका है, 7 और 6 13 और 3 16। हाँ 16 गुना 6 वाली बात बन गई ना, जैसे पहले वाले में मैं स्क्वायर कह सकता हूँ, ये 6 से मल्टीप्लाई कह सकता हूँ, यहाँ पे भी बच्चे मैंने वही बात बोलनी है। तो आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। क्लियर है या नहीं, अभी एक बार जल्दी से जल्दी बताइएगा आंसर बच्चे क्या हो गया, डी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर भी बन गया, ठीक है। क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो, समझ गए ना। बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन बच्चे अब की बार टेस्ट में आपको मिले हुए थे। नेक्स्ट वाला ये तो आप सभी के लिए आसान है ना, अपोजिट दे रखे हैं, जीटी रोड, यो हन्नी सिंह इंडियन रेलवे, है ना, JQ जैक एंड क्वीन, है ना, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे कौन बच गया, KP बच गया ना, फिर LO आता है। अगर मैं पीछे से देखूं तो F से पहले कौन आएगा, E आएगा, और E का अपोजिट क्या होता है, V होता है ना, ठीक है। अपोजिट दे रखे हैं, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 12 था, यहाँ पे 10, 9, 8, 7, 6 इस तरीके से चल रहे थे ना। तो बीच में जो मिसिंग थे कंजुगेटिव के हिसाब से वो है, और उसका अपोजिट दे रखा है, या पहले से रिलेट करके चलो, फिर सेकंड को सेकंड से रिलेट करके चल सकते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। नेक्स्ट 1, 2, 10, 37, 101, उससे नेक्स्ट बच्चे आपने बताना है, पहले 1 का डिफरेंस है, फिर 8 का डिफरेंस है, फिर 27 का है, फिर कितना है 64 का, तो अब कितना आएगा 125 का, क्यूब का डिफरेंस चलने लग रहा है ना। तो क्या हो गया 226 हो गया, ऑप्शन सी इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्या हो गया भाई, ऑप्शन सी हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है या नहीं है, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपने इनको क्या करना है, अरेंज करना है बच्चे, आपने इनको क्या करना है, अरेंज करना है ऑर्डर में। क्या क्या बोला गया, प्रूफ रीडिंग, आपको बोला गया बच्चे प्रूफ रीडिंग, प्रकाशन, पब्लिकेशन, पब्लिशिंग, राइटिंग, ठीक है, संपादन और बेस्ट सेलर।
तो बच्चे सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो बुक लिखी जाएगी, लिखने के बाद बच्चे क्या होगा, उसका संपादन किया जाएगा। फिर क्या होगा, वो संपादन के बाद उसको प्रूफ रीड किया जाएगा ना कि कोई मिस्टेक है या नहीं है। मिस्टेक जब ये हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, उसको मार्केट में उतारेंगे, पब्लिश करेंगे। पब्लिश्ड होने के बाद अगर वो अच्छी बिकेगी तभी तो उसको बेस्ट सेलर बोला जाएगा ना, है ना। तो क्या आया, 34125, 34125 ये आपके पास बन गया। व्हाट डे ऑफ वीक वाज 18 अक्टूबर 1999, 18 अक्टूबर 1999 को कौन सा दिन था। तो चलिएगा इस बारे में हम बात करते हैं, कैसे बच्चे हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। आपको बोला क्या गया है प्यारे बच्चों, 18 अक्टूबर 1999, ठीक है। तो चलिएगा, अगर किसी को बच्चे नहीं याद है कैलेंडर के बारे में तो एक टेबल है, मैं आप सभी को वो टेबल बच्चे बता देता हूँ, ठीक है। आपको ये याद रखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कोड याद रखना, 1440, 2503, 6146, ठीक है बच्चे। फिर आपने याद करना है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। ये आपने याद रखने हैं। ये कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 की जगह पे 0 लिखेंगे। और फिर सेंचुरी के लिए बच्चे आपने लिखना है, आप इस टेबल से किसी का भी निकाल सकते हैं। 1600 के लिए 6, 1700 के लिए 4, 1800 के लिए 2, 1900 के लिए 0, 2000 के लिए 6, 2100 के लिए 4, फिर से 2200 के लिए 2, 6420, 6420, ऐसे चलते जाता है भाई। फिर 2400 जो 400 से भाग हो गया उसके लिए 6, फिर दो दो कम करते आओ, ऐसे बच्चे आपने लिखना होता है, ठीक है। ये टेबल होती है। जो स्टूडेंट सीईटी बैच से जुड़े हुए हैं उनको पता भी होगा टेबल कैसे बनती है, मैंने पहले क्लासेस में भी बच्चे बताया है। और क्या क्या इसके स्पेशल केस होते हैं, लीप ईयर होगा तो क्या होगा, सेंचुरी ईयर होगा तो किस तरीके से क्वेश्चन को कैरी करना, सारी चीज़ें मैंने डेप्थ में आपको बताई हैं। अब देखिएगा यहाँ पे कैसे केस रहेगा हमारे पास। टेबल आप सभी ने लिख ली होगी ये, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट अलग कोड से करते हैं, आप अलग कोड बच्चे जो भी आपने कर रखा आप उससे कर सकते हैं। सबसे पहले लिखिएगा तारीख, फिर लिखिएगा मंथ का कोड। मंथ का कोड बच्चे आपने, अक्टूबर का कोड क्या है, 1 है। फिर ईयर के लास्ट के 2 डिजिट लिखने हैं। 1999 में लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 99 है। इन 99 सालों में लीप ईयर कितनी बार आया है, 4 से भाग करके आपको पता चल जाएगा। 24 बार बच्चे लीप ईयर आया है। और फिर आपने बच्चे क्या लिखना है, सेंचुरी का कोड लिखना है। 1900 का कोड क्या है, 0। इन सभी को जोड़िएगा, 18 और 1 19, और ये जोड़ा 118, 118 और 24 आपके पास है, कितने हो गए, 142 आपके पास बन गया ना। ये केस बच्चे क्या हो गया, 142 को 7 से डिवाइड करना है, 20 पे गया 140, रिमाइंडर क्या बचा, 2 बचा। जो रिमाइंडर बचा है उसको वीक डेज में देख लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या है, इस दिन बच्चे क्या था, सोमवार था, ठीक है। 18 अक्टूबर 1999 को बच्चे क्या था, सोमवार था। समझ गए बात को, यस और नो, क्लियर है या नहीं है। क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो, ठीक है। किस तरीके से टेबल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है पता चली गया होगा सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है। ये बात समझ में आई होगी। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बच्चे क्या दिया गया है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है आपको, हाँ जी, 33-3-121, 75 ब्लैंक 25, 42-736। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया हो सभी वैल्यूज़ क्या है, स्क्वायर है। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी। ये 11 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। अब ये 11 कहाँ से आया, अगर मैं रिलेट करूँ तो 33 को 3 से भाग करना है,
42 को 7 से भाग करना है, तो यहाँ पे 5 रिजल्ट आना चाहिए ना, ताकि हम उसका स्क्वायर कर सके। तो 75 को किससे भाग करूँ कि 5 आए? तो आप क्या कहेंगे सर 15 से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कीजिए, यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा 15 हमारे पास हो जाएगी बात। ठीक है भाई, क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन कहा गया कि x m की सिस्टर है। x जो है, x इज सिस्टर ऑफ m। m का अभी डिफाइन नहीं है, मेल है फीमेल है पहली लाइन में। ठीक है, तो फीमेल के लिए माइनस साइन लिख देना उसके ऊपर। ठीक है, मेल के लिए प्लस साइन लिख देना। वो इज पेरेंट ऑफ p, जो क्या है p का पेरेंट है। ठीक है, x m की क्या है सिस्टर है, जो क्या है p का क्या है पेरेंट है। ये जनरेशन अलग होगी तो मैंने नीचे लिख दिया। k इज डॉटर ऑफ t, k क्या है t की डॉटर है, और t क्या है सन इन लॉ है m का, m का क्या है दामाद है। t जो है m का दामाद है। ठीक है, t जो है m का दामाद है। अब p के बारे में अभी पता नहीं था, p अगर फीमेल है तो बच्चे t और ये हो जाएंगे, वो आगे हम देख लेंगे। और इसका कौन है, k इज डॉटर ऑफ t, k क्या है इसकी डॉटर है। ठीक है, t इज सन इन लॉ ऑफ m, वो इज नॉट द ग्रैंड मदर ऑफ k। अब क्या है, ये इसकी दादी या नानी बच्चे नहीं है। अब दादी या नानी नहीं है तो भाई m के बारे में बच्चे क्या आया, सीधी सी बात है, ये क्या हो गया मेल हो गया। अब यहां से क्या आया, x इज मदर ऑफ v, x इज मदर ऑफ v, x क्या होगी v की मदर हो गई। o इज मैरिड टू v एंड v इज फादर ऑफ w, who has v is father, w has only वन डॉटर। अब देखो v का फादर कौन है, w है, जिसकी क्या है एक ही बेटी है। तो ये कौन हो गई, v हो गई। और o इज मैरिड टू v, o क्या हो गया यहाँ पे दामाद हो गया। इतनी सारी बातें बच्चे निकल के आई हैं। तो हाउ o इज रिलेटेड टू x, o और x ये MPT के ये तो बिना बात पे थे, है ना, बिना बात पे थे। o क्या हो गया, x का क्या आया दामाद आया ना, है ना। x की बेटी v थी, v का हस्बैंड कौन है, o है, मैरिड है ना वो। तो o क्या आ गया उसका दामाद हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लियर है ना ये चीज। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया, 5 व्यक्ति जिनका जन्म जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई में हुआ है, वे समान क्रम में पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, 5 person who were born in January, February, March, April and May are standing in a queue in the same order. ठीक है, the equal number of person are standing to the north as well as south to वे समान क्रम में एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, F के उत्तर और दक्षिण में समान संख्या में व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है, F जो है उसके मतलब F क्या हो गया बीच में हो गया, उसके उत्तर में भी उतने ही है और दक्षिण में भी उतने ही है। ठीक है, और फिर क्या बोल दिया गया है, यहां पे अगर हम लेके चलते हैं F, ठीक है, G और N F के क्या खड़े हैं उत्तर की ओर खड़े हैं, मतलब G और N इधर की तरफ है। ठीक है, ये नहीं पता क्या कौन कौन से हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। I जो है M के दक्षिण में खड़ा है और G का जन्म फरवरी में नहीं हुआ, तो G का जन्म कब हो गया, अगर मैं देखूं तो जनवरी में, फिर N हो गया, फिर F हो गया, ये बात हो गई। I जो है M के दक्षिण में खड़ा है और अप्रैल में जन्म लेने वाले के, अब I अगर M के दक्षिण की तरफ होगा तो G का जन्म फरवरी में नहीं हुआ, तो M यहाँ पे होगा और इसके दक्षिण की तरफ यहाँ पे कौन हो जाएगा, I हो जाएगा। तो अप्रैल में बच्चे जन्म लेने वाला N की किस तरफ खड़ा है, N की किस तरफ खड़ा है, N की किस तरफ हो गया ये अप्रैल वाला,
दक्षिण में हो गया ना, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण आ जाएगा, सीधी सी बात है भाई। क्लियर है, यस और नो, आया ना समझ में। चलिएगा अगला क्वेश्चन बच्चे क्या कहा गया है कि आपने एक को मैच करना है, मैच करना है इनमें से, नदी है, सहायक नदी है, तो नदी की सहायता करती है सहायक नदी, नदी में से निकलती हैं सहायक नदियाँ, तो मानचित्र, ग्लोब से नहीं, वृक्ष से फल निकलता है, पृथ्वी से सूर्य, क्रिकेट से बेसबॉल नहीं, रिवर से ही सहायक नदी बच्चे निकलती है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्री से फ्रूट रिलेट हो गए, तो आंसर क्या गया, बी ऑप्शन बच्चे हमारे पास है, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है, यस और नो, आइए बात समझ में, क्लियर होगा ना ये बात, ठीक है, आया ना भाई समझ में सभी को, ठीक है। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट कंडीशन पे पढ़े। चलिएगा अब बच्चे हम अपने चल रहे हैं केसेस की और, मैथ्स का सेक्शन बच्चे अब शुरू होने जा रहा है। 48 और 54 का आपने क्या बताना है, एलसीएम बच्चे बताना है। तो एचसीएफ बच्चे इसमें से जो कॉमन आ रहा होगा, इसमें से जो बच्चे यहाँ पे कॉमन आने लग रहा होगा, आप पहले उसको एक बार कॉमन लेंगे, है ना। 48 और 54 में से, 48 और 54 में से जो कॉमन आ रहा है आप उसको कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या कॉमन आने लग रहा है, 48 और 54 में से क्या कॉमन आने लग रहा है, 6 कॉमन आया, अंदर क्या बच गया भाई, अंदर क्या बच गया, 8 और 9 बच गया। अब अगर एलसीएम के बारे में मैं बात करूंगा तो इन सभी की प्रोडक्ट, तो 6 इंटू 8 इंटू 9, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर भाई हो गया। क्लियर है, आइए बात समझ में, यस और नो बोलिएगा। आपको कहा गया है यदि किसी घन के किनारे को 3 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाता है तो उसका आयतन 657 क्यूबिक यूनिट बढ़ जाता है, उसका आयतन 657 क्यूबिक यूनिट बढ़ जाता है। अब घन का आयतन क्या होता है बच्चे, साइड के रेज टू पावर 3, ए रेज टू पावर 3 है ना। देखो पहले अगर मैं सीधा सिंपल आपको बताऊं, ए क्यूब है, अब क्या हो गया, ए प्लस 3 का क्यूब हो गया, इनका जो डिफरेंस है ना वो क्या है, 657 है। तो बच्चे ये बात आपने सोच के चलनी है। अब आप, अगर मैं आपको सीधी सी बात कहूँ ना, आप बाई ऑप्शन जाओगे सबसे बेटर रहेगा। देखो 8 है, 512, 3 बढ़ाओगे 11 बनेगा, उसका क्यूब आएगा 1331, 2 और इकाई का अंक 1, उसी में डिफरेंस देख लो बच्चे, नहीं बनी ना बात। 6 और 9, 3 तो यहाँ पे भी नहीं आया, 7 और 10 343 और 1000 बन गया ना डिफरेंस 657, तो आंसर क्या आ गया, 7 यूनिट ही आ गया। यस और नो, आप ऑप्शन से जाओगे बच्चे काफ़ी बेटर रहेगी चीज़ सॉल्व करनी, अदरवाइज आप यहाँ पे सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उससे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है भाई, बाई ऑप्शन जाओगे बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है बच्चों, यस और नो क्लियर है। अगला क्वेश्चन कहा गया है साइन 30 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 30, साइन 30 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 30, अगर किसी को विजिबल नहीं है मैं लिख देता हूँ, ये है बच्चे साइन 30 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 30 प्लस 1 प्लस कॉस 30 डिवाइड बाय साइन 30, ये बच्चे आपको बोला गया है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकता हूँ बच्चे। पहले वाला केस क्या बन गया, 1/2 1 प्लस रूट 3/2, यस और नो, ठीक है। तो ये अगर आप एलसीएम यहाँ पे लेके चलेंगे तो 2 प्लस रूट 3 बन जाएगा, है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये बन गया 1/2 प्लस रूट 3, है ना। और ये क्या हो गया, अब ये यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल ही तो है ये, तो ये 2 प्लस रूट 3 हो गया। अगर मैं इसको बच्चे रैशनलाइज करके लिख दूं तो ये 2 माइनस रूट 3 बनेगा, और प्लस 2 प्लस रूट 3, तो 2 रूट 3 से रूट 3, 2 प्लस 2 4 हो गया। रैशनलाइज बच्चे करना आप सभी को पता है क्या बनेगा, 1/2 प्लस रूट 3 इंटू में 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2 माइनस रूट 3, ऊपर दो क्या बन गया 2 माइनस रूट 3, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 1, तो ये आपके पास है बन गया था, उसका रेशनलाइज करके बच्चे बन गई। ठीक है भाई, क्लियर है, यस और नो, आइए बात समझ में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन बच्चे क्या दिया गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे जो हमारा सीईटी बैच बच्चे रनिंग में हैं, ठीक है, उसमें आपके हर एक टाइप के बच्चे क्वेश्चंस करवाए गए हैं, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हुए हैं, ठीक है। आज जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, एक बार बच्चे डेमो ज़रूर देखिएगा, आप ऐप को डाउनलोड करके हमारे सीईटी बैच की एक बार क्लासेस जो डेमो क्लासेस हैं वो ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा आखिर आपको उस बैच में मिल क्या रहा है, ठीक है भाई। अगला क्या बोला गया है, x3451 अगर 3 से विभाजित है, x3451 अगर क्या है 3 से डिविजिबल है, 3 से क्या है डिविजिबल है, जहां x क्या है एक अंक है, तो x के जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका जोड़ बताएं। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। तो कितना बन गया, 3 और 4 7, 5 12 और 1 13। तो x में क्या जोड़ो, x पहले तो 2 हो सकता है ताकि 15 बन जाए, फिर 5 हो सकता है ताकि 18 बन जाए, फिर 8 हो सकता है ताकि 21 बन जाए, बस यही हो सकते हैं ना। तो इनका सम कितना आया, 15 आया ना। तो आंसर बच्चे क्या हो गया, 15 हमारे पास रिक्वायर्ड है, आंसर बच्चे बन गया। क्या आंसर हो गया, 15 हमारे पास है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर भाई बनी गया। क्लियर है या नहीं है, एक बार जल्दी से जल्दी भाई बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। आइए बात समझ में, यस और नो, ठीक है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा, क्या बोला गया है, राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 24 है। तो 12 में अगर 24 है तो उसके टोटल अंक कितने हो गए, 288 हो गए। अब क्या हुआ, जुवेदा ने 23 औसत अंक प्राप्त किए, लेकिन उसने 9 ही परीक्षाएं दी थी, तो 23 गुना में 9 किया तो 207 आ चुके हैं उसके, है ना। बच गए कितने, 81। और प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिए गए हैं, शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे कि राघव के मुकाबला उसको करना पड़े। अब बच्चे कम से कम ये बात होती है कि अगर एक में कम से कम है ना तो बाकी में मैक्सिमम लेने पड़ेंगे। तो 2 में वो 30-30 ले ले, 60 और 1 में 21 आ जाए, तो यही है ना। तो कम से कम 21, अगर 21 से कम हो उसके किसी भी एग्जाम में आए ना तो वो कभी भी राघव को कैच नहीं कर सकती, पकड़ नहीं सकती। इस क्वेश्चन को इस तरीके से लॉजिकली फॉर्म में आपने बच्चे सोचना था। क्या ये बात समझ में आई है सभी को, यस और नो, क्लियर है या नहीं है भाई, आया है समझ में सभी को, क्लियर होगा ये केस। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का था बच्चे, क्या बोला गया है, 0.75 का क्यूब डिवाइड बाई 0.25, ठीक है, प्लस 1 प्लस 0.75 प्लस 1 माइनस 0.25 इसका स्क्वायर, इस पूरे का बच्चे स्क्वायर रूट करना है। तो देखो इसको अगर मैं लिखूंगा तो 0.75 इंटू 0.75 इंटू 0.75, तो एक वाला तो 0.25 से 3 पे कैंसिल आउट हो गया, बाकी बच गया क्या, 0.75 का स्क्वायर बच गया। ये क्या हो गया, 1.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये कितना आया, 3 गुना में 75 का स्क्वायर कितना होता है, 56-25 होता है, तो ये 0.5625, 1.75 ये भी 0.5625 आ गया, ठीक है। तो 0.56 की मैं सीधे 4 से ही मल्टीप्लाई नहीं कर दूं, 3 यूनिट ये है, 1 यूनिट उधर है, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 0.5625 इंटू में मैं 4 करता हूं तो कितना बन गया, समझ रहे हो बात को, ठीक है।
ये बन गया 2.25 और 1.75 और है, तो ये टोटल सम क्या हो गया 4 हो गया। 4 का रूट करोगे, आंसर बच्चे क्या आ गया 2 हमारे पास है। इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। आपने बस बच्चे इस क्वेश्चन को क्या करना था, सिंपलीफाई ही करना था, और इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। आप बस इसको क्या करोगे, सिंपलीफाई बच्चे करोगे, आपके पास इस क्वेश्चन का एक्चुअल रिजल्ट बच्चे बन गया। ठीक है, यस और नो क्लियर है या नहीं है, आइए बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बोला गया है, क्या कहा गया है, 5,000 रुपये 6,600 रुपये हो जाते 4 साल में साधारण ब्याज की दर से। मतलब बच्चे 1,600 रुपये मिले हैं 4 साल में, एक साल में 400 मिले, 400 मिले हैं 5,000 रुपये, तो 400 5,000 का कितने प्रतिशत हो गया, 8% बच्चे बन गया ना। अब इन्होंने कहा है यदि दर को आधा कर दिया जाए, अब 8% की दर को आधा कर देंगे तो 4 हो गया, 500 का 4% 200 रुपये हो गया, एक साल में 200 रुपये, तो 9 साल में कितने मिल गए 1,800 रुपये। तो ये मूलधन की राशि कितनी हो जाएगी 6,800 रुपये हो जाएगी। सिंपल इंटरेस्ट का केस था, बिल्कुल सिंपल, आप बोल बोल के वर्डिंग में बच्चे सोल्व कर सकते हो। बड़े बूढ़ों के पास बैठा करो, सीधा हिसाब किताब बता देंगे, 2 रुपये सैकड़ा था, इतने रुपये ब्याज मिल जाओगा आपने, है ना, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। तो क्लियर है। अगला बोला गया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, 4 दिनों के बाद ए कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य बी ने पूरा किया है, 24 अतिरिक्त दिनों में पूरा किया। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर वो दोनों 20 दिन में कार्य करते हैं, ए प्लस बी 20 दिन में कार्य करते हैं, तो मैंने कार्य क्या मान लिया 20 यूनिट मान लिया, तो इन्होंने डेली कितना किया होगा 1 यूनिट किया होगा, 4 दिन में 4 यूनिट हो गया, तो बच गया 16 यूनिट। 16 यूनिट को उसने 24 दिन में किया है, तो एक दिन में बच्चे कितना किया होगा, उसने 2/3 यूनिट काम किया ना बी ने। बी अगर एक दिन में 2/3 काम करता है, तो ए एक दिन में 1/3 काम करता है, 1/3 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में अगर उसने 1/3 यूनिट काम किया है, तो 20 यूनिट को कितने दिन में पूरा कर देगा, 20 यूनिट को कितने दिन में पूरा कर देगा, 60 यूनिट में पूरा कर देगा ना, 60 दिन में पूरा कर देगा ना। तो आंसर बच्चे क्या आ गया 60 डेज। ये आपके पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे बन गया। ठीक है, क्लियर है ना सभी को, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी मेरे भाई बताइएगा, क्या यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई है या नहीं हुई, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए, क्लियर है या नहीं है। क्लियर है बच्चे सभी को। अगला क्वेश्चन बच्चे क्या बोला गया है, एक इक्वेशन कही गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² - 4x + k = 0। इसका एक रूट क्या है 3 है, तो दूसरा रूट बताएं। अगर इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c = 0 होती है, तो यहाँ पे बच्चे सम ऑफ रूट्स होता है मूलों का योग, ये होता है बच्चे -b/a। सम ऑफ रूट्स क्या बनता है -b/a। तो अगर मैं इस इक्वेशन में देखूंगा तो सम ऑफ रूट्स बच्चे क्या हो गया प्लस का 4 हो गया ना। अब एक रूट 3 है, तो दूसरा रूट क्या आएगा, दूसरा रूट 1 आएगा ना। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, दूसरा मूल आपने ज्ञात करना है बस। तो दूसरा मूल बच्चे यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चे k की वैल्यू पूछ लेते ना, तो वो होती मूलों की गुणा, तो आंसर बच्चे 3 हो जाता। ठीक है, k की वैल्यू अगर पूछ लेते तो। अगला क्वेश्चन विजिबल होगा सभी को, एक बार स्टेटमेंट को बच्चे पढ़िएगा। क्या बोला गया है स्टेटमेंट में, एक मिनी वैन उसी दिशा में जा रही जिस दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 व्यक्ति जा रहे हैं, उनको 4.5 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर लेती है। तो मिनी वैन की लंबाई बताएं। अब मिनी वैन की बच्चे लंबाई आपने बतानी है। अब स्पीड तो बच्चे आपके पास जो है वो क्या हो जाएगी, जब एक ही दिशा में बच्चे चलने लग रहे हैं, एक ही दिशा में बच्चे चलने लग रहे हैं, तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है, अगर एक ही दिशा में चलने लग रही है तो माइनस हो जाएंगी ना, लेकिन लेंथ तो सेम रहेगी। और डिस्टेंस क्या होती है,
स्पीड इनटू टाइम। तो पहली बार में उसकी स्पीड क्या है, s माइनस 4.8, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो गुना में 5/18 करेंगे, और टाइम था बच्चे 4.5 मतलब 9/2 हो गया। और यही जो उसकी लेंथ है वो क्या बनेगी, s माइनस 6 इंटू में 5/18 गुना में 6 बन जाए, वो 9 बन जाएगा। 5/18 से 5/18 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ गया, s माइनस 4.8 इज इक्वल टू 2s माइनस 12। तो स्पीड की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, स्पीड की वैल्यू यहाँ से 7.2 आ गई ना, अगर हमने देखा तो ठीक है। तो स्पीड की वैल्यू कितनी होगी, 7.2 होगी। जो उसकी स्पीड बनी है वो 7.2 किलोमीटर पर आवर आ गई। तो लेंथ क्या होगी, 7.2 माइनस 4.8 2.4 मतलब 24/10 गुना में 5/18 गुना में 9/2, किसी भी एक वैल्यू में रख दो। 5 से ये 2 पे कैंसिल आउट, 9 से ये 2 पे, 8 से ये 3 पे। तो क्या लेंथ आ गई उसकी, 3 मीटर की वो मिनी वैन थी। वो मिनी वैन कितने मीटर की थी, 3 मीटर की थी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, इस डाटा का बहुलक क्या होगा, मीन मीडियन और मोड। मीन आपको पता है एवरेज वैल्यू होती है, मीडियन आपके पास क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे, जो बीच में वो मीडियन है। मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आई। सबसे ज़्यादा बार कौन सा है, 8 4 12 8 10 16, 16 है ना, 16 वैल्यू सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। मतलब ये है किसकी है, ये फ्रीक्वेंसी 7 की है ना, मतलब 7 जो है 16 बार आया, तो इस डाटा का मोड क्या होगा, 7 बच्चे इसका डाटा का मोड हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो। अगला बच्चे बोला गया है क्वेश्चन, मैथ्स के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन बच्चे है, एज का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा बच्चे क्वेश्चन था। वर्तमान आयु का अनुपात 4 7 9 है। 8 साल पहले इनकी आयु का जोड़ 56 था। अगर 8 साल पहले 56 था तो आज के टाइम पे कितना हो गया, 8 8 16 और 8 24, मतलब 56 और 24 80 जोड़ हो गया ना। तो 4 7 9 के हिसाब से 20 हो गया जोड़, होना चाहिए 80 प्रेजेंट में, तो इसकी गुना में 4 करेंगे तो ये 16 28 और 36, ये इनकी एज आ गई प्रेजेंट। ये आंसर हो गया। अभी क्लियर है, आइए बात समझ में, यस और नो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चे ऐसे ही आप टेस्ट में भाग लेते रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हर टेस्ट में बच्चे स्कोर करेंगे, लेवल अप करने की कोशिश कीजिए। देखिएगा अगर आपके मार्क्स कम होने लग रहे हैं तो क्यों होने लग रहे हैं, एक सही जगह से जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, जो आपकी गलतियां होने लग रही हैं उन गलतियों को जांचेंगे, परखेंगे कि आखिर मैं मिस्टेक कहां पर करने लग रहा हूं, छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं तो कहां पे होने लग रही है। इन सभी बातों का ध्यान रख के नेक्स्ट टेस्ट में और स्कोर बूस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ बच्चे मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। मिलते बच्चे नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। थैंक यू। तो नेहा नाम है मेरा, और लगभग 2010 से मैं रोहतक में वेटिकन इंस्टीट्यूट चला भी रही हूँ और साथ के साथ इंग्लिश भी पढ़ा रही हूँ। आज आप सबके सामने मैं आपके सीईटी की जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जो केडीडीटी चैनल के द्वारा शुरू की गई है, जो कि एक बहुत ही शानदार मुहिम है, मैं बहुत बार कहती हूँ। तो आपको पक्का ये टेस्ट देना ही चाहिए, क्योंकि इसमें पैटर्न बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। तो वो बच्चे जो वाकई में सीईटी को पार उतारना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत है। हर बार बोलती हूँ मैं टेस्ट से पहले, पता नहीं कौन सा नया बच्चा सुन रहा हो, किसके काम आ जाए मेरी कही हुई 2 बातें, इसलिए बताती हूँ बेटा। ठीक है, तो आज हम सोल्यूशन देने वाले हैं आपको आपके सीईटी टेस्ट नंबर 7 के, जिसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे थे बेटा, वो हो रहे थे क्वेश्चन नंबर 84 से। और सबसे पहला ही क्वेश्चन आपको जो है वो स्पेलिंग का दे रखा है। इंग्लिश में ना स्पेलिंग्स को करने के कोई नियम या तरीके नहीं होते बेटा। बहुत बार मैंने बच्चों को ना नियम रटते हुए देखा है, स्पेलिंग रूल्स रटने से नहीं होती हैं। स्पेलिंग या तो आपने देखी होनी चाहिए या आपकी रीडिंग अच्छी होती है ना, तो आपको पता लगता है। नियम रट भी लोगे बेटा तो थोड़े बहुत हेल्प करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। तो मैं बिल्कुल नहीं एडवाइस करती कि कोई स्पेलिंग के रूल्स को फॉलो करके स्पेलिंग का क्वेश्चन सॉल्व करे। बहुत हल्की फुल्की स्पेलिंग आती है आप लोगों की रोजमर्रा के जीवन में, जैसे कि इसमें जो डाल रखी है, सबसे पहले स्पेलिंग लिखी हुई है क्वेल्ड। पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि इसी में गलती है, और हमने गलती तो बतानी थी, तो पहली ही स्पेलिंग पढ़ते ही दिख रही है कि यही गलती है। क्या गलती है इसमें, डबल एल लगा दिया है और आर एक है, जबकि होना चाहिए था आर भी डबल, है ना। तो गलती ये है कि एक आर और लगा दो आप इस स्पेलिंग के अंदर और एल को हटा दो, तो आपका स्पेलिंग सही हो जाता है। तो सही आंसर हमें मिल गया ए। फिर भी हम बाकी स्पेलिंग्स देख लेते हैं।
सेकंड स्पेलिंग बैरिकेड्स तो बहुत बार सुना होगा, पुलिस बैरिकेड्स लगा देती है उस सेंस में। प्रोस्पेरिटी प्रसिद्धि, तरक्की, ग्रोथ के लिए आता है बच्चों। और डिससेटिस्फाइड का मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूं बिल्कुल भी, असंतुष्टि के लिए आपका जो शब्द है वो डिससेटिस्फाई आता है, और सेटिस्फाई का मतलब होता है संतुष्ट। प्रॉस्पर शब्द को आप ग्रोथ से कनेक्ट करके याद रख सकते हो, क्या पता वो कैब कहाँ काम आ जाए ना, तो हर शब्द को अपना बढ़िया से पढ़ के दिमाग में सेटल डाउन करने की कोशिश करो। सेकेंड क्वेश्चन आपके पेपर में था बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में दे रखा था वो था फिल इन द ब्लैंक, और वो लिखा हुआ है ग्लोबली द ग्रोथ रेट इन 2018 वाज हाई डैश इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में जो है 2018 से जो रेट था वो क्या बता रहा है, हाई ग्लोबली। तो अब हमें यहाँ पे वॉज हाई डैश को इंप्रूव करना है, मतलब डैश के जगह पे हमें फिल करना है और हाई को कनेक्ट करने वाला शब्द फिल करना है। पहला लिखा हुआ है पर्टिकुलर इन द, दूसरा लिखा है स्पेशली, तीसरा लिखा है रिमार्केबल, और फोर्थ लिखा है लाउडली। जहां तक हमें सेंटेंस को पढ़ के सेंस का पता लग रहा है, जो जवाब सेंटेंस चाहता है वो एडवर्ब के फॉर्म में चाहता है, और एडवर्ब के फॉर्म में अगर हम देखें तो हमारे बी और डी ऑप्शंस हैं। इन दोनों में से अगर हमें इस सिचुएशन के लिए लगाना हो तो बेहतर आंसर रहेगा स्पेशली, क्योंकि हम कहते हैं ना ये जो बैच है ना ये स्पेशली इस चीज के लिए है। जैसे अभी हम कमिंग ट्यूसडे से, अभी मैं सैटरडे को वीडियो शूट कर रही हूँ, जो मंगलवार आने वाला है, स्पेशली दिल्ली पुलिस के लिए नया बैच हम शुरू कर रहे हैं ऑफलाइन में। दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आई हुई है ना, बहुत बच्चों का सपना होता है पुलिस में नौकरी लेने का, तो स्पेशली फॉर दिल्ली पुलिस, तो पर्टिकुलरली के सेंस में आता है, पर यहां पे था पर्टिकुलर, हमें चाहिए था पर्टिकुलरली, तो वहां से हमारा जो सही आंसर हुआ बच्चों, हम क्या ले रहे हैं, स्पेशली। लाउडली तो नहीं हो सकता ना कि ऊंचा बोल के, अब यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे ऊंचा ऊंचा वाला सेंस तो नहीं आएगा, तो बहुत बढ़िया से स्पेशली शब्द यहां फिट होता है। अब हमारे हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। ईडियम पूछ रखा है बच्चों इसमें हमसे, और ईडियम लिखा हुआ है चैप्टर एंड वर्स। अब कोई ऐसा बच्चा जिसने हमारी जो येलो बुक, दो बुक्स देती हूं मैं अपने बच्चों को, एक रूल बुक लिखा है, एक प्रैक्टिस बुक लिखा है। बहुत बार मैं प्रैक्टिस बुक को येलो बुक बोल रही होती हूँ। अगर कोई मेरी उस बुक को पढ़ने वाला बच्चा भी वीडियो देख रहा हो तो खोलना, उसके अंदर 850 ईडियम डाले हुए हैं, उसमें चैप्टर एंड वर्स भी है, ठीक है। और चैप्टर एंड वर्स का एग्जैक्ट मतलब होता है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात जिसके बारे में खोल खोल के समझाया गया है, बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल में, बहुत शानदार जानकारी जिसके बारे में दी जाती है, उसे कहते हैं चैप्टर एंड वर्स। जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें पक्का याद भी आ गया होगा कि हाँ जी मैम आपने समझाया था। अब पहला ऑप्शन लिया हुआ है अ सीरीज ऑफ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, कोई बात ही नहीं हो रही, अनफॉर्चुनेट तो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। एन एग्जैक्ट रेफरेंस और अथॉरिटी, ये हो सकता है कुछ हद तक, फिर भी मैं बाकी दो ऑप्शन पढ़ रही हूं एक बार। एन अकाउंट ऑफ चेंजेस अगेंस्ट द एक्यूज, अपराधी के से रिलेटेड तो नहीं बनेगा। बोरिंग और अनइंटरेस्टिंग का भी कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा है। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच तो नहीं है, लेकिन लगभग ठीक है बाकियों में से, तो उस लॉजिक से हम ले रहे हैं बेटा ऑप्शन नंबर 2। वैसे इसका मतलब होता है विद एवरी डिटेल, हर चीज को खोल खोल के समझाना होता है चैप्टर एंड वर्स। तो मैंने बी क्यों ले लिया, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा सा ही हमें प्रतीत हो रहा है पढ़ने से। उसने लिखा है एन एग्जैक्ट रेफरेंस, लगभग एग्जैक्ट रेफरेंस जिसके बारे में लगभग वैसी सी ही बात बताई जा रही है जैसे असली में है, और यही तो मीनिंग था ना बच्चों। तो इसलिए हमारा जो आंसर बन गया वो क्या बन गया, सेकंड बन गया, ठीक है। अब आ रही हूं बेटा 87 क्वेश्चन पे। अपोजिट मीनिंग बताना है सिनिकल का। सिनिकल ना निंदनीय, बुराइयों से भरा, ऐसी चीज के लिए शब्द आता है, मतलब नेगेटिव वर्ड है ये। तो पहला ही ऑप्शन हमारा वैसे तो पढ़ते ही आंसर मिल रहा है ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी। अब जो चीज बुरा 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 बुरे विचार दिमाग में आएंगे और उसका विपरीत तो अच्छे विचार ही हो सकता है ना, तो उस लॉजिक से हमारा आंसर तो हमें मिल गया है ऑप्टिमिस्टिक। एक सेकेंड, मार्कर सिलेक्ट नहीं हुआ था भाई, ये लो, आंसर तो हमारा बन गया बेटा ऑप्टिमिस्टिक। और बेविल्डर्ड का मतलब जो होता है वो बेचैनी, धैर्य ना होना, घबराहट होना, एंजाइटी, इस सेंस में आपका ये शब्द आता है। सार्कास्टिक का मतलब होता है दुख देने वाले या बुरे, निंदनीय कमेंट्स किसी पे पास करना, कोई ऐसा डायलॉग मारना जो उसके दिल के आर पार उतर जाए, एकदम चोट पहुंच जाए अंदर तक, उस सेंस में आता है, ठीक है। बहुत साल से जो बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं, रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, लोगों की जो नजरें होती हैं ना वही सार्कास्टिक हो जाती हैं। मतलब उनकी नजर मिलती है तभी लगता है अरे अब पूछ लेगा, कद लग जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो वो दैट
पर्टिकुलर थिंग जो सुनते ही एकदम बुरी लगे, दुख दे, उस सेंस में आता है। सस्पिशियस, सस्पेंस से भरा कुछ, है ना, जिसपे समझ में ही ना आ रहा हो क्या रहा है। कुछ मूवीज आती हैं, एक के बाद एक सिचुएशन ऐसी आती है, हम गेस करते हैं अब यही खून नहीं होगा, होता ही नहीं है, फिर हम गेस करते हैं अब तो पक्का यही खून नहीं होगा, फिर भी नहीं होता है। तो उस सेंस में आता है जहां पे सस्पेंस का कोई मतलब अंत ही ना हो रहा हो, तो बार बार सिचुएशंस जो क्रिएट होती हैं बेटा। तो सही आंसर समझ गए ना आप लोग, ऑप्टिमिस्टिक आएगा। 88 में क्या पूछ रहा है ये हमसे, एरर पूछ रहा है। शाउटिंग ऑन द टॉप नहीं होता, शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, शाउट एट, ना कि शाउट ऑन। इन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं, ये प्रेपोजिशन में पढ़ाई जाती हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ, जैसे ऑर्डर के साथ कभी फोर नहीं आता है, याद कर लीजिए बहुत अच्छे से, खूब जगह तुम्हें काम आएगा ये। डिस्कस या डिस्क्राइब के साथ कभी अबाउट नहीं आता है, फिलहाल के लिए थीन याद करो। हर वीडियो में एक दो एक्स्ट्रा दूंगी तो कभी ना कभी 80-100 याद हो ही जाएंगे, एकदम से तो याद नहीं होते बच्चों। तो यहाँ पे हमें शाउट एट लेना था, यानी एरर बन गया आपका फर्स्ट पार्ट में। मुझे गलती मिल गई है इसलिए मैं आगे पढ़ ही नहीं रही हूँ, ठीक है, पेपर में ऐसे ही टाइम बचाना होता है आपको। अब नेक्स्ट ले रहे हैं बेटा 89। 89 हमसे क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट फॉर्म चुनना है। अच्छा, इनडायरेक्ट दे रखा है नरेशन में, हमें डायरेक्ट फॉर्म इसका चुनना है बच्चों। अब ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, काजल टोल्ड मी हाउ मच हैड बीन आई पे, हाउ मच हैड बीन, अरे तो अच्छा ये तो ऑप्शन पढ़ लिया मैंने, माफ करना भाई, मैं भी सोचूं स्ट्रक्चर कुछ गलत लग रहा है। हाउ मच आई हैड पेड, जर्नली नरेशन करने के ना मैं 3 बेसिक रूल सिखाती हूँ, वो मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डाले हुए हैं, अपना वेटिकन के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पे मैंने 3 रूल्स फॉर नरेशन वीडियो डाली हुई है। और वो 3 रूल आपको 90% क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करते हैं। हाँ, मैं नींद में नहीं बोल रही हूँ, मैं खुली आंखों से बोल रही हूँ। 90% क्वेश्चन उन 3 रूल से ठीक होते हैं, और उनमें सबसे पहला रूल सिखाती हूँ टेंस रूल। ज्यादातर HSSC के पेपर उसी से सॉल्व हो जाते हैं, उस अकेले रूल से। फिर भी 3 कर लेना भाई, 3 करने लायक तो टॉपिक की इज्जत होनी चाहिए कि 3 तो हम कम से कम करें। तो ये जो हैड पेड लिखा है ना बेटा, हैड के साथ थर्ड फॉर्म तभी आती है जब डायरेक्ट स्पीच में सेकंड फॉर्म रही हो। हैड प्लस थर्ड फॉर्म तभी आती है इनडायरेक्ट में जब डायरेक्ट में क्या रही हो, सेकंड फॉर्म रही हो। सेकंड फॉर्म का हैड थर्ड बनाना होता है, यानी सीधा वो ऑप्शन चुनना है जिसमें सेकंड फॉर्म थी। आओ देखते हैं। सबसे पहला हैड बीन, सेकंड थोड़ी ना हुआ, डू सेकंड नहीं हुआ तो गए 2 ऑप्शन आउट। तीसरा ऑप्शन देखें, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, तीसरा ऑप्शन हमें दे रखा है, कहाँ गया भाई, आजा रे, अरे हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने अंग्रेजी के क्वेश्चन कहाँ छुप गया भाई, निकल आओ निकल आओ, बच्चे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं कुछ ज़्यादा ही स्लो मूव कर रही हूँ, हाँ मिल गया, ये लीजिए, ये है बच्चों हमारा थर्ड ऑप्शन। क्या लिख रखा है, काजल सेड टू मी हाउ मच, डू आ गया फिर से, गायब। डू की अपने को कोई जरूरत नहीं है बच्चे लोगों, क्योंकि हमें तो सेकंड फॉर्म चाहिए। अब ये देखो खुशखबरी मिल गई है हमें ऑप्शन नंबर 4 में, क्योंकि डिड होगा तभी तो हेड में कन्वर्ट होगा ना, डू का हेड थोड़ी ना हो जाएगा। तो उस लॉजिक से हमारा सही आंसर हो गया बेटा, डिड आई पे का हेड आए पेड, तो सही आंसर मिल गया 4th। जिन बच्चों की नरेशन बहुत खराब है जरूर एक बार वो वीडियो देख लेना भाई, जिनकी नरेशन बहुत अच्छी है बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वैसे ही मेरी बात समझ आ गई होगी। मिलती हूँ आप सबसे अगले टेस्ट में, एक बार देख लें कोई और क्वेश्चन तो नहीं रह गया है। कई बार क्या होता है जल्दबाजी में एक आधा क्वेश्चन मैं मिस कर देती हूँ, एक वीडियो में मुझसे ये गलती हुई थी। नहीं, ये खुदरा कर्मचारी आम तौर पर बिक्री लग तो नहीं रहा इंग्लिश का, है ना बच्चों, तो नहीं होगा। बाय, मिलते हैं अगले टेस्ट में। और अगले टेस्ट का रजिस्ट्रेशन है वो कर लीजिएगा, अभी सीट लिमिटेड है, और अब अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने वाला, सीट का पता ना। तो अब बच्चे क्या है ज़्यादा टेस्ट देने आ रहे हैं तो अपनी सीट पहले ही पक्की कर ले, लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें।